गायत्री मंत्र बोलेंगे सब लोग एक साथ, फिर शुरू करते हैं हम लोग, है ना। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे और उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलेबस अगर आप प्रीलिम्स का देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। उसमें वो स्पष्ट कहते हैं कि एक ग्रेजुएट व्यक्ति को जो साइंस की समझ होती है, ग्रेजुएट आदमी को साइंस की जितनी समझ होती है वो समझ आपके अंदर होनी चाहिए। तो ग्रेजुएट आदमी को कितनी समझ होनी चाहिए, इसका क्या स्केल है। अगर किसी ने 12वीं तक साइंस पढ़ा है तो उसकी समझ तो इसलिए साइंस की है क्योंकि उसने 11th-12th में साइंस पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है या फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, बायो पढ़ा है। तो जो भी उसका सब्जेक्ट रहा हो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग उसने साइंस पढ़ा है। अब ग्रेजुएट आदमी की समझ होना चाहिए। अगर कोई ग्रेजुएट जो है कॉमर्स में है या कोई ग्रेजुएट बिजनेस में है या किसी ने ग्रेजुएशन जो है वो आर्ट्स में किया है तो फिर उसकी साइंस की समझ कितनी होगी। तो एक अंदाज ये है कि 10वीं तक कक्षा में जो साइंस पढ़ाया जाता है वैसी समझ होनी चाहिए। लेकिन 10वीं का सिलेबस क्या हर साल रिवाइज होता है या 5 साल में रिवाइज होता है। तो 10वीं का सिलेबस किस हिसाब से बनता है तो वो तो कई बार 10-10 साल तक नहीं बदलता। तो 10वीं तक की साइंस का क्या पैमाना। तो 10वीं तक की साइंस के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि 10वीं तक का ही साइंस आना चाहिए। तो फिर साइंस आना कितना चाहिए, किसी भी आदमी को कितना साइंस पता होना चाहिए। सबसे जनरल चीज होती है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर बहुत जनरल चीज होती है क्योंकि न्यूज़पेपर आम आदमी के लिए होता है। न्यूज़पेपर के ऊपर कभी नहीं लिखा होता कि ये पढ़े लिखे लोगों के लिए है, कि एजुकेटेड लोगों के लिए है या ग्रेजुएट लोगों के लिए है। न्यूज़पेपर आम लोगों के लिए होता है। तो न्यूज़पेपर में जो खबरें साइंस की होती हैं वो किसी भी ग्रेजुएट आदमी को समझ में आनी चाहिए। एक चीज, साइंस का डेप्थ कितना होना चाहिए, कम से कम न्यूज़पेपर में जो खबर आती हो साइंस की। क्योंकि न्यूज़पेपर में रिसर्च पेपर तो नहीं छपेगा। ये बात तो पक्की है कि रिसर्च पेपर तो साइंटिफिक जर्नल में ही छपेगा और जर्नल तो वही लोग मंगाएंगे जो लैब में बैठते हैं या रिसर्च करते हैं या कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ते हैं। और स्पेशली वो भी सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स वाला अपना फिजिक्स का जर्नल देखेगा, लाइफ साइंस वाला अपना लाइफ साइंस वाला देखेगा। कोई भी दूसरे स्ट्रीम में जाके भी जर्नल नहीं देखता। ये बात भी हमने देखी है। कई बार तो लाइफ साइंस में भी पर्टिकुलर बायोकेमिस्ट्री वाला बायोकेमिस्ट्री का देखता है, बायोटेक्नोलॉजी वाला बायोटेक्नोलॉजी वाला देखता है, वो भी दूसरी स्ट्रीम में नहीं जाता। तो फिर बहुत सारी खबरें ऐसी आती है, जैसे वायरस के बारे में खबर आई या दवाई वैक्सीन के बारे में खबर आई या कई बार प्रोडक्ट्स के बारे में कंपनियों के हिसाब से खबर आती है। टेस्ला के बारे में आने लग जाती है, एलन मस्क के बारे में आने लग जाती है। कई बार आप घर पे जो माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल करते हैं उससे संबंधित कोई खबर होती है। वॉशिंग मशीन से रिलेटेड कोई खबर होती है कि वॉशिंग मशीन में कौन सा साइंस काम करता है। कई बार आप जो गैजेट्स यूज करते हैं उससे संबंधित खबर होती है, लैपटॉप से, फोन से, स्मार्ट वॉच, इससे जुड़ी खबरें होती हैं। कई बार
पुलिस वाले अपराधों को ट्रेस करने के लिए, क्राइम को ट्रेस करने के लिए, अपराधी को पकड़ने के लिए इन्हीं गैजेट्स के पीछे पड़ते हैं और इन्हीं में से कुछ निकालते हैं, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? कभी कभी राइट टू प्राइवेसी के हिसाब से जो डेटा सरकार लेती है उसके ऊपर बहस छिड़ जाती है। तो ये बिग डेटा क्या होता है और कैसे ये चला जाता है? हेल्थ का डेटा, फार्मर्स का डेटा, कंज्यूमर्स का डेटा, ये डेटा कैसे गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है, किसी एक एजेंसी के पास पहुंच जाता है और उसका मिसयूज किस प्रकार से हो सकता है? आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो वो खबरें होती हैं। तो कुल मिलाकर के आपके न्यूज़पेपर में जितनी बहस होती है, जितनी खबरें होती हैं, जितने एडिटोरियल होते हैं, देश की, विदेश की, दुनिया की, जहां की भी, वो सब के सब आपको समझ में आनी चाहिए। और उन सब के पीछे जो बेसिक साइंस है वो आपको पता होना चाहिए। कम से कम बेसिक चीज जो है आपको पता होना चाहिए, उसके थीम के आखिर ये कौन से सिद्धांत पे काम कर रहा है। क्योंकि आप तो खबरें देखते हो वो ज्यादा एप्लीकेशंस बेस्ड होती हैं और एप्लीकेशंस के मिसयूज होते हैं या उससे जुड़ी हुई होती तो उसके डिस्प्यूट तैयार होते हैं और उसमें फिर कोर्ट भी कूद पड़ता है। तो जैसे क्रिप्टो करेंसी वाली बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हम बिटकॉइन को मान्यता आपको इस तरह से इसका क्लियर करो। भाई सरकार को निर्देश देता है कि क्लियर करो, क्या मतलब तुम्हारा स्टैंड क्या है बिटकॉइन के लिए? आखिर ये खराब चीज है, जुआ है या बेकार चीज है, तो हटाओ इसको, बंद करो। और अच्छी है तो फिर इसको लीगल करो, ताकि उन लोगों का जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट्स तो हों, कुछ वो कॉन्फिडेंट रहें, टेंशन में न रहें। लेकिन सरकार उसको इलीगल भी नहीं बताती और लीगल भी नहीं बताती, नॉट लीगल बोलती हो। नॉट लीगल का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि अगर तुम फंसे बिटकॉइन में तो हम कुछ नहीं कर, हमारे पास मत आना, तुम अपनी रिस्क पे चाहे जैसा इन्वेस्ट करो, चाहे जितना कमाओ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है, अपनी रिस्क पे जाओ। अब ये खबर है, कभी सुप्रीम कोर्ट बोलता है, कभी रिजर्व बैंक बोलता है, कभी गवर्नमेंट का स्टेटस आता है। अब आप क्रिप्टो करेंसी नहीं जानते, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं जानते, दुनिया भर की कितनी क्रिप्टो करेंसी, तो आप साइंस की वो समझ नहीं रखते। कौन सी वाली? ग्रेजुएट वाली। अब आ गया समझ में आपको? ग्रेजुएट वाली समझ मतलब आपके घर में जितने ऑपरेटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जितने डिजिटल उपकरण हैं, उन सबके सिद्धांत आपको पता होने चाहिए कि किस सिद्धांत पे काम करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका? इसका साइंटिस्ट कौन है, वो सिद्धांत देने वाला कौन है, और ये गैजेट जो है बनाने वाला कौन है, और ये कंपनी है तो क्यों है? आपको सब जगह सैमसंग के बोर्ड लगे दिखते हैं, तो सैमसंग कौन से देश की कंपनी है? एक चीज ये भी साइंस का ही पार्ट आ जाएगा। एंड्रॉइड पे काम करती तो एंड्रॉइड क्या होता है, एंड्रॉइड किसने बनाया था, एंड्रॉइड की हिस्ट्री, सैमसंग की हिस्ट्री, फिर सैमसंग का रेवेन्यू, कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं सैमसंग में, इतनी प्रॉफिटेबल क्यों है, आखिर इतना प्रॉफिट क्यों कमाती है, और उसके कॉम्पिटिटर दूसरे क्यों नहीं आ पाते, नोकिया का क्या हुआ, वो कहाँ चला गया, कौन सी चीजों पे उसने काम नहीं किया इसलिए वो मार्केट से बाहर हो गया। ये सब आपके दिमाग का एनालिसिस होना चाहिए, यानी आपके दिमाग में इन सब चीजों की उठापटक होना चाहिए। एप्पल इतना अच्छा क्यों कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, दूसरे फोन इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी, इसके पीछे टेक्नोलॉजी, इसके पीछे सॉफ्टवेयर है। कोई हार्डवेयर पे काम करता रह गया, सॉफ्टवेयर में नहीं कर पाया। नोकिया ने सॉफ्टवेयर में करना था, समय निकल गया, वो लगा हुआ था हार्डवेयर बेस्ट करने में, और 2001 से लेके 12 तक, 12 में आकर के बिल्कुल विलुप्त हो गया, गायब हो गया, क्योंकि काम ही नहीं कर पाया वो। सॉफ्टवेयर जब एप्पल आ गया था, आपको पता है एप्पल के वर्जन आने लगे, उसके बाद एक उसके अच्छे मॉडल आ रहे थे, तो उसको सोचना चाहिए था। जो दूर की नहीं सोच पाते वो खत्म हो जाते हैं, सस्टेन ही नहीं कर पाते। मार्केट में सस्टेन करने के लिए आपको आगे की सोच रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आप टिक पाओगे। अभी भी हमारे देश को भी अगर इकोनॉमी में आगे बढ़ना है दुनिया में,
तो अगले 20 सालों का सोचना पड़ेगा, 2040 के हिसाब से सोचना पड़ेगा, 2030 के हिसाब से इंडस्ट्री खड़ी करनी पड़ेगी, उस हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो हम बाहर हो जाएंगे पूरी तरह से। बहुत सारे ऐसे देश हैं, अफगानिस्तान जैसे और ईरान, इराक जैसे, ईरान तो अच्छा है फिर भी, जो स्टोन एज टाइप लगता है, ऐसा लगता है जैसे आप कहाँ पाषाण काल में आ गए हो, कोई सभ्यता ही नहीं बची, सिविलाइजेशन ही नहीं है, खत्म हो गया सब कुछ। तो वैसे तो सरवाइव तो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेरणा मिलती है टेक्नोलॉजी के वॉर से। टेक्नोलॉजी जब लड़ाई लड़ती है तो टेक्नोलॉजी में कोई हमेशा के लिए बॉस नहीं होता। आज हमको लग रहा है एलन मस्क ऊपर जा रहा है, लेकिन हो सकता है उसका कोई बाप निकला है, वो उसको पछाड़ दे। तो आने वाला जमाना जो है वो तकनीक का जमाना है, और हम पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो बार बार यही विषय आता है कि आपको कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया जाए कि वो आपको एग्जाम निकालने में कामयाब हो जाए आप लोग। आपको दुनिया भर में जहां जहां जिन देशों में विवाद छिड़े हुए हैं तकनीकों पे, जिन तकनीकों का विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पे हैं, तख्तियां लेके सड़कों पे, वो सारी विवाद आपको समझ में आना चाहिए। समझ में जब आएगा ना विवाद, तब आपको तकनीक की जानकारी हो, तकनीक भी तो पता हो, तब तो उसका विवाद समझ में आएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। हमारे देश की 90% जनसंख्या को बेसिक जानकारी नहीं है। आप उसकी बुराई करोगे कि देखो ऐसा हो जाएगा तो यूं हो जाएगा, तो वो तो समझता ही नहीं ना उस चीज को। जैसे कोई कहेगा कि आप पेगासस बहुत खराब चीज है, क्योंकि वो आपके फोन को ट्रैक करता है और आपके फोन के सारे रिकॉर्ड को निकाल लेता है। तो कई लोगों को उसकी हानि पता ही नहीं है, कई लोगों को उसका नुकसान पता नहीं है। 90% लोग उसका नुकसान ही नहीं जानते, तो आपके देश में राजनीतिक मुद्दा ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि वोटिंग उस बेस पे नहीं होगी। लेकिन जिस देश के लोग जानकार हैं उस देश में तो वोट ही पेगासस के बेस पे दिया जाएगा कि अच्छा तुम मतलब पेगासस इस्तेमाल करोगे, मतलब हमारी जानकारी जुटाओगे, हमारे फोटो देखोगे, हमारे वीडियो देखोगे, हमारे फोन में घुस जाओगे। उनको बहुत ज्यादा आपत्ति है, पर ज्यादा आपत्ति तब होगी जब जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी कि फोन की भी जासूसी हो सकती है, आपके फोन में कोई घुस सकता है, आपके फोन में कोई घुस सकता है तो वो आर्यन हो जाएगा जैसा आपने देखा। क्योंकि असली में तो कुछ है नहीं, असली में उनके पास कुछ भी सबूत नहीं है। क्या सबूत है? बोले ये चैट करते थे, तो चैट तो प्रतिबंधित है ना भाई, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, व्हाट्सएप ने गारंटी दे रखी है कि ये तो एंड टू एंड होता है। तो जो लड़की है पांडे, वो अनन्या पांडे, वो जानती है और वो जानता है, बीच में तो कोई देख नहीं सकता। पर अब इनको तो वसूली करनी थी। असली में ड्रग्स का रैकेट थोड़ी खत्म करना है, वसूली करनी है ना, बीच में पैसा कमाना है। देखो, अधिकारी बनने के बाद ध्यान रखना, बहुत जल्दी राइज नहीं कर पाओगे आप लोग, करोड़ों रुपए आपके पास नहीं होंगे। इसके बजाय आपके मोहल्ले में जो एक सड़क छाप लड़का है, वो 2-4 शर्ट बेच के आपसे ज्यादा कमा ले दिन भर में। आपकी सैलरी कितनी होगी दिन भर में? बहुत ज्यादा, जब आप 8-10 साल नौकरी कर लोगे तो दो शर्ट बेचने के बराबर, यानी रोज की 4,000 रुपये, 2,000 रुपये। अभी 2,000 रुपया रोज का होगा सैलरी। 60,000 मिलते हैं कलेक्टर को, नया कलेक्टर जो होता है। बहुत ज्यादा अनाप शनाप पैसा नहीं मिलता, समझे। पर मार्केट में क्या है कि अगर आप खर्चा करने जाओगे तो मॉल में 20,000 रुपये तो ऐसे ही उड़ जाते हैं, वाइफ को शॉपिंग कराने ले जाओगे तो ऐसे ही उड़ जाएंगे। तो फिर आदमी सोचता है कि यार ये मतलब, फिर जुगाड़ तुगाड़ में लगा रहता है। ये सब जुगाड़ू तुगाड़ू लोग और थोड़ा बल्क में, मुझे लगता है शाहरुख खान सोच के शायद 200 करोड़ या कुछ ऐसा मांग लिया होगा, थोड़ा ज्यादा ही मांग लिया होगा, उसको लगा होगा बहुत ही ज्यादा तो तब जाकर के छापा छुपी ये सब बाद में होता है। ध्यान रखो, ये सब फिक्स पैटर्न है सभी एजेंसी का, चाहे वो ईडी हो। ईडी मतलब अगर पार्टी को अगर कोई पंगा हो रहा है, जैसे बीजेपी को फायदा हो रहा है, तब जरूर ईडी, और वो वाकई में किसी को परेशान करते हैं, वाकई में करते हैं मतलब। अदरवाइज तो पहले एक इन्फॉर्मर जाता है और पैसे की बात करता है और सूचना पहुंचती है कि ऐसा ऐसा हम लोग
करेंगे अगर तुमने ये नहीं किया तो। मतलब सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग होता है। हर एजेंसी का यही हाल है, लोकायुक्त हो, सीबीआई हो, सब चोर हैं। सारे पुलिस वाले, इनकम टैक्स, कस्टम, सब 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 चोर। 99% चोर। 1% कब ईमानदार है 1% तब ईमानदार है जब पार्टी का पंगा हो। जैसे वो चुनाव से पहले कमलनाथ को ही डाउन करना था क्योंकि वो था, तो यहाँ पर जब वो इनकम टैक्स का वो घुसा था ना, यहीं पे कौन सा वो बिल्डिंग था, हाँ न्यू मार्केट के पास में, हाँ जी, हाँ प्लेटिनम प्लाजा में, तो वो मुझे लगता है कि उसमें जरूर ब्लैकमेलिंग नहीं हुई होगी पहले से, क्योंकि वो वाकई में उन्होंने छानबीन करके बकायदा छापा डाला, क्योंकि उससे पार्टी को फायदा आ रहा है, तो पार्टी उसमें इंटरेस्टेड होती है। तो जो सरकार होती है वो करती, कांग्रेस भी करवाती थी, बीजेपी भी करा, लोग यही हैं। अब तो सारे लोग उधर चले गए, कांग्रेस के वाले, बीजेपी तो वो वही होते हैं। वो जो पहले उस नेटवर्क में नेक्सस का पार्ट थे, वो अब कुछ लोग तो उधर चले गए बीजेपी में। तो पहले तो बैठ के मीटिंग ही करते थे ना कि हमको कैसे गड़बड़ करनी है, ठीक है ना, तो सब साथ ही करते थे। अब वहां उधर मीटिंग करते हैं बैठ के। आप लोग आम आदमी हो, आप लोग हमेशा आपकी पिसाई होगी, तो हम लोगों को क्लियर रखना चाहिए कि हम लोगों का सारे वसूली वाले लोग हैं, 100% सब वसूली, 100% वसूली। पैसा नहीं मिलता तो फिर ईमानदारी कुछ नहीं है, कर्मठता, ईमानदारी, ये जो सब बकवास चीज है, कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ वसूली है, इसके सिवा कुछ नहीं। इसीलिए तो बहुत आसानी से टारगेट हो जाते हैं, इसीलिए तो डिफेम हो जाता है, इसीलिए तो हालत खराब हो जाती है, मीडिया का सामना नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा जोर से बोल दोगे तो पेंट गीली हो जाएगी। तो ईमानदारी तो फिर वो उस लेवल पे होती है, और वो अभी रहने नहीं देंगे, क्योंकि आपको वहां बिठाएगा कौन? अगर आप वसूली करके नहीं देते, अगर आप पार्टी के हिसाब से काम नहीं करते, तो आपको तो हटा देंगे। इतनी सुप्रीम पोस्ट पे आपको रखेगा कौन? इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे आपको पहुंचाया इसलिए जाता है कि वो कोई ईमानदारी के लिए, तो ईमानदारी वाले से तो डर लगता है, वो तो रिवोल्टी होता है, वो तो क्रांतिकारी होता है। क्रांतिकारी को तो पसंद ही नहीं करते, क्रांतिकारी आदमी को कभी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो तो उसको मालूम है कि उसको तो ये प्रेरणा होती है ना कि मतलब जो ईमानदार आदमी होता है ना, प्राइम मिनिस्टर या इस टाइप का, तो वो तो बोलता है अगर मैं भी गलत दिखूं तो मुझे भी गोली मार देना, मुझे भी अरेस्ट कर लेना। वो तो उस तरह की बात करने वाला होता है ना, तो वो तो उन्हीं के गले की घंटी बन जाएगी अगर कोई खतरनाक आदमी अगर इतने बड़े लेवल पे पहुंच गया तो, ठीक है। तो ये सब वो है। तो खैर मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था आपको कि ये जो हम लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आता, हम लोगों को नुकसान ही पता नहीं है कि इसका नुकसान क्या है। नुकसान इसलिए पता नहीं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पता नहीं है, एक चीज। दूसरा, उस टेक्नोलॉजी के मिसयूज क्या है वो तब पता होगा जब हम उसको पूरी तरह से गहनता से समझ पाएंगे। तो जैसे आप जहाँ रहते हैं वहीं पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, या आपके मकान के ऊपर लगा हुआ है, और वो अगर किसी दूसरे के पास, या आपका बिल्डिंग है और सोसाइटी है और सोसाइटी के चेयरमैन जो है अगर वो डील कर रहे हैं किसी कैमरा को, तो आपकी छोटी बहन जो 14 साल की, 15 साल की, 16 साल की, अगर मान ले जाए वो कोचिंग जाती है या कितनी बजे कहाँ निकलती है, वो सब अंकल ट्रेस कर रहे हैं 55 साल के, 60 साल के। अब वो मिसयूज कर सकते हैं, हम लोग समझ ही नहीं सकते उस चीज को। हमको लगता है हमने सिक्योरिटी के लिए ये लगा दिया और पूरे बिल्डिंग के बच्चे इसमें हो रहे हैं। अब उसका हो सकता है बॉयफ्रेंड छोड़ने आया हो बाहर में, घर वालों को पता नहीं, वो कैमरे में बॉयफ्रेंड दिख गया, अंकल को तो दिख रहा है, सबको तो नहीं दिख रहा। अंकल तो वो उसको ब्लैकमेल करने लग जाएंगे, उसको बोले तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। तो ऐसे ही तो शोषण हो रहा है, यही तो खबरें आ रही है सारी की सारी। तो हम लोग जिसको सिक्योरिटी समझ रहे हैं, जिस डेटा को बहुत अपनी स्ट्रेंथ मान रहे हैं, वो डेटा हमारे बच्चों के लिए खतरनाक भी है, बहुत खतरनाक है। और वहां वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो मर्जी से गई और उन्होंने शादी तक प्लान कर रखी, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर रखा, लेकिन अंकल बीच में कहां से टपक पड़े, इनकी क्या जरूरत है? ये तो विलेन है ना, ये तो विलेन है। और वो आदमी सबके सामने अच्छा भी बना रहता है और सोसाइटी का अध्यक्ष भी है। तो ये है, तो फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो सरकार लेके आ रही है, डीएनए बिल जो लेके आ रहे हैं, पेगासस वाला मसला जो ऊपर तक नहीं जा पा रहा है, इतना ट्विटर पे हंगामा हुआ, सब हुआ, लेकिन अब जीरो है। आने वाले चुनाव में कहीं पेगासस मुद्दा ही नहीं है, जबकि वो ऐसा मुद्दा है कि उसमें सरकार उसी दिन गिर जाए।
एक चुनाव नहीं झेल पाएगी। लेकिन लोग जानते ही नहीं, उसकी अहमियत जानते ही नहीं कि किसी के फोन में घुसना क्या होता है। आपका फोन आपकी प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी जो है वो राइट टू लाइफ माना गया है। किसकी प्राइवेसी हनन करना मतलब उसकी हत्या करने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट उसको राइट टू लाइफ में लेता है। लेकिन इसके लिए हमको पॉलिटी भी पता होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पता होना चाहिए, कंटेम्प्रेरी जो तमाम जो खबरें चल रही हैं वो भी पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स और वो डिग्निटी, और उसके लिए जो पुराने समय से लोगों ने जो उसके बारे में किताबें लिखी है ह्यूमन बीइंग के बारे में कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, रूसों के विचार, थोड़े थोड़े पॉलिटिकल थिंकर्स हमारे वेस्टर्न वाले, फिर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, फिर ऐसे समय में अंबेडकर, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये सब सीरीज पूरी जब कंप्लीट होती, इधर हिस्ट्री की, इधर थिंकर्स की, पॉलिटी की, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की, फिर उधर आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला अप्रोच, फिर उधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की समझ पूरी की पूरी, तो फिर आप एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनते हैं। इसलिए सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया गया। अब आ रहा समझ में है कि आप एक कंप्लीट पर्सनालिटी बने, तो फिर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अलग अलग नहीं है, वो पर्सनालिटी बन गए तो तीनों निकल जाएंगे। पर्सनालिटी नहीं बन पाए तो कभी प्रीलिम्स में गच्चा खाएंगे, कभी वहां जाके उलझ जाएंगे। जानबूझ के हर्डल है, ये एग्जाम नहीं है, ये क्या है, एक तरह के हर्डल है। ये गेम में जैसे आप जानते हो लेवल बढ़ता जाता है तो हर्डल्स बढ़ते जाते हैं। लेवल 1 पे बिल्कुल इजी होता है, हर कोई निकाल लेता है लेवल 1, लेवल 2, 3, 4, 5 पे प्रैक्टिस लगती है, बार बार हर्डल्स बढ़ते हैं। आप अगर कर पाते हो तो लेवल क्रॉस कर पाते हो, अदरवाइज वो जो है आप फेल हो जाते हो। तो लूजर और विनर इसी आधार पर बनते हैं। तो अगर आपको ये एग्जाम जीतनी है तो आपको अपनी समझ बढ़ानी है, डेप्थ बढ़ानी है हर सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट को डेप्थ में लेके जाना है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हम लेके जा रहे हैं इसमें आपको समझना पड़ेगा, तभी आप सरकार को सलाहकार बनते हो ना। आप तो पॉलिसी मेकर बनते हो, आप ही पॉलिसी मेकर होते हो, तो सरकार को सलाह क्या दोगे? अगर हम लोगों को पता नहीं होगा कि इन दिनों में चीन क्या कर रहा है, हमको पता नहीं होगा इन दिनों में जर्मनी क्या कर रहा है, इन दिनों में अमेरिका क्या कर रहा है, फ्रांस कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, जापान कहाँ है, तो इंडिया क्या करेगा आगे, ये हम कैसे तय करेंगे? ये हम उसी आधार पर तय करेंगे कि हमको एक तो पूरा वर्ल्ड का व्यू पता हो और हर टेक्नोलॉजी में पता हो। इसलिए देश के नेताओं का पढ़ा लिखा होना थोड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे वो एक्सेप्टेंस आती है। एक्सेप्टेंस आती है यानी कि आप किसी भी विचार को स्वीकार कर पाओगे। कोई भी नया विचार आया, वैज्ञानिक विचार आया और किसी ने कहा है सर ये देश के लिए बहुत भलाई का काम है और आने वाले 2030 तक ये सब चुनौतियां रहेंगी और हम लोग कहीं टिक नहीं पाएंगे, और हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो हमको इस रास्ते पे चलना चाहिए, और उसकी शुरुआत आज नहीं करेंगे तो हम बहुत देर हो जाएगी। तो इस चीज को स्वीकार करने वाला व्यक्ति भी चाहिए, क्योंकि स्वीकार करने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो आप कहोगे अगर वो स्वीकार नहीं करता है तो उसको समझाओ। ब्यूरोक्रेट्स की ड्यूटी है कि वो उसको समझाए। देखिए, समझाने की एक हद होती है। ब्यूरोक्रेट्स जो होता है उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो बहुत ज्यादा जोर दे पाए पॉलिटिशियंस के ऊपर, क्योंकि अगर वो एक बार बता देगा और उसको डांट पड़ गई सबके सामने तो फिर भी समझदार आदमी कभी दोबारा मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि अपनी इंसल्ट कौन करवाना चाहता है। तो सबसे पहले तो सामने वाले को समझ आए, पॉलिटिशियन को, कि ये बात क्या कही जा रही है। एक समझदार होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए, यानी सबसे पहले उसको सुने और समझे। दूसरा फिर उसको एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे कि हाँ ये बात सही है। कई लोग सुनो और वो तो लेते हैं, लेकिन चूंकि समझ में नहीं आती इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते, फिर मुद्दा वहीं रुक जाता है। तो इसलिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितना भी डेवलपमेंट कर पाए, वो राजीव गांधी का विजन था 1985 का। 1985 में राजीव गांधी के बजाय अगर कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता और अगर वो डिनाई कर देता, लालजी सिंह गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इंडिया में लाना चाहता हूं, और उसको वर्ल्ड में आए हुए, दुनिया में आए हुए 2 ही साल हुए थे।
मान लीजिए 1983 में कोई टेक्नोलॉजी अमेरिका में आई और कोई 1985 में उसको इंडिया में लाना चाहता है, 84 में लाना चाहता है, और आप उसके लिए 2 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए दे देते हो, उसको शाबाशी दे देते हो, और वो बोलता है अभी हम इस बिल्डिंग में शुरू कर लेंगे, लेकिन हम एक डिपार्टमेंट नहीं बना सकते क्या बायोटेक्नोलॉजी का, या कोई ऐसा स्पेशल सेंटर नहीं बना सकते इसके लिए? तो उस समय में स्पेशल सेंटर सोचना बहुत बड़ी बात होगी। जैसे फिजिक्स की भी जितनी ब्रांचिंग होती है, या आप कहें कि कंप्यूटर साइंस में भी कोई बोले कि मैं क्वांटम कंप्यूटर को लेकर के एक अलग ब्रांच खोलना चाहता हूं, तो भारत में कंप्यूटिंग का काम जो देख रहे हैं कंप्यूटर वाला, अगर वो क्वांटम कंप्यूटर पे अगर अलग डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, अलग से लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, अलग से बुक्स मंगवाना चाहते हैं, इन सब के लिए अगर यूजीसी फंड देगा, बजट देगा, पर उसके लिए यूजीसी को संभालने वाला जो हमारा शिक्षा मंत्री है, उसकी सोच उस लेवल पे होनी चाहिए कि उसको क्वांटम कंप्यूटर समझ में आए। तो यहां मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका वास्ता सीधा सीधा पॉलिटिशियन से पड़ने वाला है, और आप बनने वाले हो ब्यूरोक्रेट, और आप इस तरह से ज्ञान को इधर उधर से इकट्ठा करोगे, अब उसको परोसोगे वहां पर। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि दो तरह के पेच है आपके सामने, इसलिए आपको एक तो पॉलिटिशियन को संभालना होता है, दूसरा पब्लिक को संभालना होता है। आप दोनों के बीच की कड़ी होते हो। पॉलिटिशियन सीधे पब्लिक से केवल चुनाव से जुड़ा हुआ रहता है, उनका बस वोट से संबंधित जुड़ा, बाकी उनका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं रहता। पब्लिक में इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन का जितना भी काम है वो किसको करना पड़ता है? ब्यूरोक्रेट्स को करना पड़ता है, प्रशासन को करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो आपको जनता को भी देखना है, आपको पॉलिटिशियन को भी देखना है। पॉलिटिशियन को क्या सोचना चाहिए ये भी आप ही को उसको बताना है। फिर उसने सोच लिया तो फिर वो कानून कैसे बनाएगा ये भी आपको उसको बताना है। फिर उसने कानून बना दिया तो अब ये लागू कराना है, तो ये आपको करना है। जनता उस कानून को नहीं मानती तो उसको मनवाना है मतलब सारे काम आपको करने हैं। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिशियन के लिए लिख दिया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु होना चाहिए, इस टाइप की शर्तें हैं, योग्यता की शर्तें नहीं है, ध्यान रखिए। इसलिए अभी कोई पॉलिटिशियन अगर कम पढ़ा लिखा है और कम समझदार है तो उसमें वो गैर कानूनी नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है, वो संवैधानिक स्थिति प्राप्त व्यक्ति है और वो पद पर बैठा हुआ है, उसमें उसने कोई गलती नहीं की है, उसने संवैधानिक नियमों के तहत चुनाव लड़ा है, वो योग्य था, वो योग्य। अब आप कहोगे योग्य था तो फिर ये मुद्दा कहाँ है? नहीं, दरअसल क्या था कि जब हम राजनीतिक अधिकार दे रहे थे संविधान में, राजनीतिक अधिकार जब हम दे रहे थे तब हम लोगों ने तय किया कि अगर हम शिक्षा का पेंच डाल देंगे तो बहुत सारे लोग तो वंचित रह गए शिक्षा से। और वंचित भी किसकी वजह से हुए? राज्य की वजह से हुए, स्टेट की वजह से हुए, सरकार की वजह से हुए। हम ही लोगों की वजह से तो कुछ लोग जो है, अंग्रेजों की वजह से उस समय में बहुत सारे लोग शिक्षित नहीं हो पाए, वो भी सरकार थी उनकी भी। और अभी भी कुछ लोग अशिक्षित हैं। तो अशिक्षित, जैसे अभी अमित शाह एक दिन बयान दे रहे थे कि अशिक्षित लोग जो हैं वो बोझ हैं इस देश पे, मतलब भार की तरह, बोझ की तरह। तो भैया बोझ जो है वो तो राज्य शिक्षित नहीं कर पाया ना उनको, ये फेलियर तो गवर्नमेंट का है, अभी तक की सरकारों का फेलियर है कि हम उनको शिक्षित नहीं कर पाए। तो वो तो जिम्मेदारी है तो है। अब किसी परिवार में कोई अनपढ़ है तो उस परिवार की जिम्मेदारी थी कि वो उसको शिक्षित बनाते। ये जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की जिम्मेदारी है। स्कूल खोलने थे, स्कूलों में आपको एडमिशन देने थे, सबको फीस कम रखनी थी, किताबें फ्री देनी थी, स्कॉलरशिप देनी थी, मिड डे मील देना था, कुछ भी करना था। मिड डे मील आपने अभी अभी शुरू किया, आपको बहुत पहले करना था। ये सब काम करने थे तो शिक्षा बढ़ जाती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया था जब आपने देखा होगा राजस्थान में, जब उन्होंने शर्त रखी थी सरपंच के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में कि 12वीं पढ़ा लिखा होना चाहिए। शायद हरियाणा में भी था इशू
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब अगर कोई व्यक्ति 12वीं नहीं पढ़ पाया तो इसका मतलब अब वो 10वीं पढ़ना था, तो अब वो सरपंच नहीं बन सकता। तो उन्होंने, सरकार ने कहा हाँ हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग ही आए। तो भैया पढ़े लिखे लोग आए तो वो जो 10वीं तक नहीं पहुंच पाया ये किसकी वजह से? ये तुम्हारी वजह से तो नहीं पहुंच पाया वो, और तुम ही अब नियम बना रहे हो। तो उसके ऊपर तो दोहरा खतरा हो गया, एक तो वो पढ़ नहीं पाया, दूसरा आप सरपंच भी नहीं बन सकता। तो तुमने तो उसको पहले भी दबा के रखा, पहले भी उसको वंचित रखा और अब भी वंचित, पहले शिक्षा से वंचित रखा, अब सरपंच से वंचित कर दो। तो फिर आप कहोगे कि योग्यतावान लोग कैसे आएंगे? इसलिए ब्यूरोक्रेट पे दोहरी जिम्मेदारी है। योग्यतावान लोग नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे। नेताओं का पढ़ा लिखा होना, समझदार होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो फिर किसका जरूरी है? प्रशासन का। प्रशासन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, हमारे अंदर तो कम से कम होना ही चाहिए। उसके अंदर ना हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी शर्त भी नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि शर्त नहीं है तो वो व्यक्ति चुनाव जीत सकता है। जनता को लगता है कि हमको चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, तो फिर चलेगा, और वो चल ही रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये संविधान का उल्लंघन करके कोई नहीं पहुंचा, संविधान का उल्लंघन नहीं किया गया, कानून का उल्लंघन नहीं किया गया। लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं होने के कारण 4-5 चीजों की दिक्कत आती है। एक चीज साइंटिफिक टेम्परामेंट, पहला साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होता तो साइंस की चीजों को बढ़ावा नहीं मिलता, एक चीज। दूसरी चीज, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है, सही और गलत का फैसला करने में दिक्कत आती है। सही क्या है, गलत क्या है, इसमें दिक्कत आने लगती है। और तीसरी सबसे बुनियादी चीज है कि एक जो आधारभूत ज्ञान होता है समाज का, राजनीति का, अर्थशास्त्र का, वो आधारभूत ज्ञान नहीं होता। उस वजह से बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो आत्मघाती हो सकते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं, सुसाइडल हो सकते हैं। तो बहुत सारे डिजास्टर होते हैं, मैन मेड डिजास्टर, हमारे ही द्वारा निर्मित डिजास्टर। तो ये दिक्कत आती है। इसलिए ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी, समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी। जब हम इस प्रकार के निर्णय लेंगे राजनीति में तो और जिम्मेदारियां बढ़ती जाएगी। कई बार लीडर इतना परफेक्ट होता है जो चुन करके आता है जनता से, कि उसके सामने ब्यूरोक्रेट बहुत ज्यादा नहीं बोल पाते, ज्यादा सुझाव नहीं दे पाते, क्योंकि उसकी समझ और ज्यादा होती है। वो डिपेंड करता है कि उसका बचपन कैसे बीता, उसका कॉलेज लाइफ कैसा था, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, पढ़ने का नजरिया कैसा था, सोशलाइजेशन किस टाइप से हुआ है, उस आधार पर। बहुत सारे लोगों को बचपन से नफरत सिखाई जाती है, इंसानों से नफरत सिखाई जाती है, इंसानों से नफरत बचपन से सिखाई जाती है। बहुत सारे लोग जब शहर में पढ़ने के लिए आते हैं तब उनके माता पिता में से कोई जो है उनको बताते हैं कि देखो तुम वहां जाकर के कभी कोई अछूत आदमी से, दलित आदमी से दोस्ती मत कर लेना, तुम्हारा रूममेट कहीं वो तो नहीं होता है, कोई कमरा शेयर करो तो कोई अच्छे खानदान वाले से करना, मतलब अच्छी जाति वाले से करना। तो जातिवाद भर दिया जाता है, छुआछूत भर दी जाती है, तो कई बार नफरत सिखा दी जाती है। अब इस प्रकार से बचपन से जिसको इतनी कूट कूट के तरह तरह की नफरत सिखाई जाती है, ऐसे बहुत परिवार है, बहुत परिवार है जहां कई तरह के टेबू हैं, महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति, दूसरे वर्गों के प्रति कई तरह के टेबू लगाए जाते हैं, कई तरह की बातें की जाती है, उनको सिखाया जाता है। सोशलाइजेशन ही ऐसा होता है। और ऐसा व्यक्ति यदि कॉलेज लाइफ में गया और वो वहां पर स्टूडेंट लीडर बन गया और वहां से फिर वो पॉलिटिक्स में चला गया, तो पॉलिटिक्स में जाकर के उसका नजरिया एकदम इतना साफ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो रैशनल है,
अगर वो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला है तो वो किसी न किसी स्टेज में यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाके अपना नजरिया बदल भी सकता है, अपने किसी प्रोफेसर से इंप्रेस होकर के, किसी टीचर से इंप्रेस होकर के। बायस्ड हो जाते हैं। पूर्वाग्रह, फोर्थ पेपर में अभी मेंस आने वाला है, फोर्थ पेपर में सिलेबस में एक ये शब्द है प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह की अवधारणा, कि एक अधिकारी के लिए पूर्वाग्रह कितना खतरनाक होता है। आपके चेंबर के बाहर, आप कलेक्टर हैं, आपके चेंबर के बाहर बेंच पे अगर किसी एक कम्युनिटी के लोग वेट कर रहे हैं मान लिया जाए, और वो कम्युनिटी के बारे में आपके विचार बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तब आप उससे मिलेंगे या कोई बहाना मार करके चले जाएंगे, कार में जाके बैठ जाएंगे कि मुझे जाना है, मीटिंग में जाना है। तो ये पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह के कारण आप मिलने से मना भी कर सकते हैं। तो फिर उसकी तो समस्या आपने सुनी नहीं, जबकि वो नागरिक था और वो भी आपके जिले का नागरिक है, तो आप ही उसके शासक हुए और आप ही के माध्यम से वो बात पहुंचनी थी, लेकिन आपने तो उसकी बात ही नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि आपका उस कम्युनिटी के बारे में विचार ऐसे कि ये लोग ऐसे होते हैं। कोई जो महिलाओं को बचपन से देखता आ रहा है कि उसके घर में माता पिता भी महिलाओं के बारे में उसी प्रकार का विचार रखते हैं, पिता खास करके पैट्रियार्कल जो माहौल होता है, पैट्रियार्की वाला, जिनके परिवारों में पिताजी भी माँ को पीटते थे या महिलाओं की दुर्गति होती थी उस घर में, लड़कियों के लिए भी कई तरह के रेस्ट्रिक्शन थे। इस प्रकार की अगर चीज आप देखते हुए आ रहे हैं, तो मैंने देखा है कि वो जब अधिकारी बन जाते हैं और डिप्टी कलेक्टर अगर लड़की होती तो उसके साथ उसी वैसा ही व्यवहार करते। उनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी बहन को जैसे कुछ भी बोल देता हूँ, भाभी को भैया कुछ भी बोल देते हैं, पीट देते हैं, वो ऐसे ही बात करता है अपने सबऑर्डिनेट से और अपने कोलीग से और उनसे। उनको लगता है कि ये महिला है, इनका दिमाग घुटने में, और वो उस टाइप की लैंग्वेज रहती है उसकी, जबकि वो वहाँ अधिकारी है और अधिकारी की हैसियत से आपके पास है। लेकिन वो अधिकारी बनने के बाद भी उसकी मानसिकता नहीं बदलती। यूपीएससी आपको छांट के बाहर कर देगा फोर्थ पेपर में, ध्यान रखिए। इसलिए फोर्थ पेपर में पूर्वाग्रह की अवधारणा, पूर्वाग्रह खत्म करने पड़ते हैं अपने खुद के। तो फिर हमारा मस्तिष्क बने कैसा? आखिर हम किसको पूर्वाग्रह माने और किसको माने कि ये सही अवधारणा है? हमारे ओरिजिनल कंसेप्ट कैसे होने चाहिए? किताबों वाले कंसेप्ट होने चाहिए। आपके कंसेप्ट कैसे होने चाहिए? महापुरुषों के नाम दिए हुए हैं फोर्थ पेपर में, एमपीपीएससी में दिए हैं, उधर उन्होंने यूपीएससी वालों ने तो फिर उसको अंडरस्टूड मान लिया। अब अंडरस्टूड क्यों? आप एमपीपीएससी वाला सिलेबस ही फोर्थ पेपर वाला यूपीएससी में लागू कर लीजिए। क्यों किया है? सुनिए, एथिक्स का पेपर का सिलेबस एमपीपीएससी वाले कभी नहीं बना सकते। यहाँ का आईक्यू मैं जानता हूँ सबको, किसी में कोई दम नहीं है। इन्होंने यूपीएससी से पूछा होगा तो उसमें लिखा है कि थिंकर्स और ये वो, उन्होंने कहा सर कुछ थिंकर्स के नाम बता दो, एमपी वाले यही करते हैं। जैसे किसी को बोलो कि जाके अगरबत्तियां ले आना, वो नाम तो बताओ कौन सी अगरबत्ती लाना, ये एमपी वाला आदमी पूछेगा, यूपी वाला नहीं पूछ, मतलब खास करके यूपीएससी का पैटर्न में ये इतना स्पष्ट नहीं करते वो लोग, लेकिन एमपी वाला पूरा खोल के पूछता है। तो ये जब इन्होंने बाद में जब एमपीपीएससी वाले ने सिलेबस बनाया तब ये गए होंगे यूपीएससी वाले, सर वो थोड़े थिंकर तो कुछ 15-20 तो हम नाम लिख दें हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चे बड़े सीधे हैं, वो थिंकर्स में समझ नहीं पाएंगे कौन से थिंकर्स। तो उन्होंने कहा अच्छा, बीजेपी की सरकार थी तो बोले वो दीनदयाल उपाध्याय का डाल दें क्या, वो थोड़े ठीक ठाक आदमी थे, बोले हाँ उनका भी डाल दो, अच्छा आदमी है उनका भी डाल दो। तो ये ऐसे सिलेबस डिजाइन होता है। तो अब आप कहोगे कि यूपीएससी में तो थिंकर्स दिए नहीं, कुछ भी पूछ लेगा तो नहीं, कुछ भी नहीं पूछेगा, वो एमपीपीएससी में जो बताया उन्हीं में से आता है, ठीक है, इसलिए वो यूपीएससी वाला उन्हीं को पूछता है। तो जब एमपीपीएससी के सिलेबस में से क्यों पूछता है? यूपीएससी ने तो दिया नहीं है सिलेबस में, लेकिन यूपीएससी जो सोचता है थिंकर्स के बारे में वो तो उसने बता दिया ना एमपीपीएससी वाले को, तभी तो उसने छाप दिया। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग। तो आपको क्या करना है? तो वही महावीर बुद्ध से, तो उन्होंने हिस्ट्री से लिया, हिस्ट्री से उठाया कि कहाँ से ले लें, तो बोले वही कौटिल्य को ले लो, वो हिस्ट्री वहीं से शुरू होती है ना, अर्थशास्त्र, कौटिल्य को ले लो, वहीं से प्लेटो अरस्तु वहां से ले लो, ये चीजें ले लो, ऐसा करके उन्होंने। इसलिए थिंकर्स के हिसाब से सोचिए,
थिंकर्स कैसा सोचे, गांधी कैसा सोचते हैं, विवेकानंद कैसा सोचते हैं, राम मनोहर लोहिया कैसा सोचते हैं, राजा राम मोहन राय कैसा सोचते हैं, प्लेटो क्या सोचता था, अरस्तु क्या सोचता था, ठीक है, उन लोगों के हिसाब से सोचिए। तो ये जो थिंकिंग होगी ये रैशनल कही जाएगी, ये जो थिंकिंग होगी ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। और इसमें कभी भी पूर्वाग्रह नहीं कह सकते, इसको हम पूर्वाग्रह नहीं कह सकते। कोई गांधी के हिसाब से सोचता है, अंबेडकर के हिसाब से सोचता है, तो उसको कभी पूर्वाग्रह नहीं कहते, ठीक है। अच्छा, इन सबको हमने इतना बड़ा थिंकर और इतना बड़ा क्यों मान लिया? क्योंकि इन्होंने इतिहास में रिफॉर्म किए, ये सारे सुधारक हैं। हमारा परंपरागत जो भारतीय समाज था उसमें गलतियां बहुत थी, बहुत सारी परंपराएं थी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नुकसान कर रही थी समाज को, उन सबको इन्होंने चेंज किया, इसलिए ये रिफॉर्मर कहलाए, रिफॉर्म किया इन्होंने, सुधारक। ये सारे थिंकर केवल थिंक नहीं करते थे, केवल सोचते नहीं थे, बल्कि इन्होंने उसको धरातल पे उतारा, इसलिए इस टाइप से सोचिए। और दूसरी तरफ साइंटिफिक टेम्परामेंट, तो आपकी सोच दो तरह की होनी चाहिए, एक तो सुधारकों जैसी होनी चाहिए और दूसरे साइंस के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। और एक कोट हमारे गुरुजी का है, वो जरूर नोट कर लीजिए, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें। अगर मान लीजिए जाए किसी सुधारक के हिसाब से कोई परंपरा बन भी गई और वो आपको लगता है कि वो परंपरा है, लेकिन आपका विवेक कहता है, कानून कहता है, विवेक कहता है कि ये रैशनल नहीं है, ये ठीक नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उसको आपको रिजेक्ट करना है, चाहे वो थिंकर ने कही हो, चाहे वो रिफॉर्मर ने कही हो। आगे समझना, फिर यहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट आएगा, रैशनैलिटी उसके साथ आएगी। रैशनैलिटी का मतलब हमारे यहाँ जो वर्ड गायत्री परिवार में चलता है प्रज्ञा, प्रज्ञा शब्द चलता है, प्रज्ञा कई लड़कियों का नाम भी होता है ना, तो गायत्री परिवार में तो प्रज्ञा शब्द को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। प्रधान ज्ञान, उसका अगर आप थोड़ा सा एक्रोनियम टाइप उसको मान के अगर आप थोड़ा तोड़ना चाहें तो एक तरह से, और बौद्ध धर्म वाले भी प्रज्ञा यूज करते हैं, प्रज्ञा पारमिता, वो क्वेश्चन आया था पिछली बार, है ना। तो प्रज्ञा, प्रधान ज्ञान, यानी कि युग के अनुसार ज्ञान, नॉलेज अकॉर्डिंग टू एरा, जैसा समय चल रहा है वैसा ज्ञान, समय के हिसाब से ज्ञान। आज का समय है तो आज के समय में जैसे क्रिप्टो करेंसी की जानकारी होनी चाहिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए, प्रज्ञा का पार्ट है। तो हमारा जो खास करके उपनिषद है और जो हमारा जो आर्ष साहित्य है वो बड़ा डायनेमिक है, उन्होंने पहले से व्यवस्था दे दी, ऐसे शब्द दिए हैं प्रज्ञा। और बुद्ध तो अपने आप ही बोल देते हैं अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, यानी कि विचार करो, विवेक से काम करो, बस परंपराओं का क्या करना है। बुद्ध का जो कथन है वो क्या है, मैं कहता हूं इसलिए मत मानो, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है उसको स्वीकार करो, दूसरा कहता है उसको मत मानो, मेरे कहने से भी मत मानो, तो फिर क्या मानो, अपना दीपक स्वयं बनो। कितना क्लियर है विजन, एकदम क्लियर है। तो फिर हम इतने समझदार हो गए कि हम हमारा कहना माने, तो उसके लिए समझदार बनना पड़ेगा, यानी थिंकर्स पढ़ना पड़ेंगे और वही साइंस का डेप्थ लेके आना पड़ेगा, जो अभी आपको बता रहे थे। आ गया समझ? इसीलिए आप पूरे जिले को गाइड करोगे। पूरे जिले में कोई 30 साल से स्कूल का हेडमास्टर है और स्कूल चला रहा है, और अभी स्कूल का हेडमास्टर है, उसको भी आप गाइड करके आ जाते हो कि तुमसे स्कूल ठीक से नहीं चल रहा है, इसको ठीक से चलाया करो, तुम ये बहुत गलती करते हो, और तुम्हारे टीचर बात क्यों नहीं मानते, क्योंकि तुम खुद ये वाली गड़बड़ है तुम में, इस वजह से तुम्हारे टीचर तुमको फॉलो नहीं करते। तुम अब सबसे पहले अपने आप को ये वाला ठीक करो। तो ये सब आप कैसे पता लगा पाओगे? डॉक्टर को समझा के आ जाओगे, इंजीनियर को समझा के आ जाओगे, कॉलेज में प्रोफेसर को समझा के आ जाओगे, पता नहीं जहां जाओगे वहां उपदेश देके आओगे, सुधार करके आओगे। दिन भर आपका काम ही यही है, सुझाव देना, सुधार करना, सुझाव देना, सुधार करना, सरकार को रिजल्ट देना, जनता को रिजल्ट देना। तो इतना दिमाग कहां से लाओगे? इसीलिए ये पढ़ाई कराई जाती है। सिलेबस जो इतना पेचीदा बनाया है ये इसीलिए बनाया
कि जब आप एक एक इंडियन इकोनॉमी में जाओगे तो उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे, उसका एनालिसिस देखोगे, उसकी सारी चीजें देखोगे, फिर इकोनॉमी में यानी कि महंगाई कैसे बढ़ती है, सरकार का क्या रोल होता है, ऐसे में इंडस्ट्रीज का क्या रोल होता है, ऐसे में रिजर्व बैंक का क्या रोल होता है, ऐसे में जो शेयर मार्केट है उनके क्या इन्वेस्टमेंट के क्या रोल होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स के क्या रोल होते हैं महंगाई में, और इन सब का हमारे जीडीपी पे क्या फर्क पड़ता है, हमारा आर्थिक विकास पे क्या फर्क पड़ता है, ये सब चीजें बारीकी से देखोगे। मैक्रो इकोनॉमी, बड़ी बड़ी चीजें, इसको बोलते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमी, है ना। और यहाँ आप लोग फिर डिसाइड करोगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम रखी जाएगी एग्जाम में कि इतनी सारी आर्थिक मंदियां आई और तमाम देश उससे उभरे और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी और इन सब चीजों को उन्होंने चेंज किया, और ये जो पेंडेमिक था इससे उभरने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, इस मंदी से उभरने के लिए? तो ये आपसे पूछे जाएंगे, सुझाव के रूप में आप सरकार को बताते हो, तो आप प्रश्न के रूप में, उत्तर के रूप में बताते हो एग्जाम में, यही टेस्ट लिया जाता है आपका। तो बहुत व्यवहारिक परीक्षा है ये। जो कुछ भी समाज में चल रहा है, जो कुछ भी देश में चल रहा है, जो कुछ भी हमारे आसपास घट रहा है, जिससे भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे भी राजनीति प्रभावित हो रही है, जिससे हमारा अर्थतंत्र प्रभावित हो रहा है, वो चीजें आपको पता होना चाहिए और गहराई में पता होना चाहिए, और कारण, कॉज एंड इफेक्ट, दोनों चीजें पता होना चाहिए। और फिर जो सुझाव होंगे वो डेफिनेटली उस रूप में होंगे जो आपका निचोड़ होगा अभी तक की पढ़ाई का। तो जितने बढ़िया सुझाव, इसका मतलब उतनी अच्छी पढ़ाई आपने की। तो कई लोग क्या करते हैं, पढ़ाई तो अच्छी करते हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाते उसको। दो तरह की, एक तो पढ़ना, मटेरियल इकट्ठा कर लेना और फिर उसको पढ़ना, दूसरा फिर उसको प्रोसेस करना। तो किसी किसी की प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होती है, उसको प्रोसेस नहीं कर पाते। और तीसरे नंबर की प्रॉब्लम होती है प्रेजेंटेशन की। तो अभी मेंस आ रहा है इसलिए मैं कुछ इस टाइप की बात कर रहा हूं, नहीं तो मैं सीधा टॉपिक पे आ जाता, बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं हम लोग। क्योंकि अभी मेंस के हिसाब से ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट, पढ़ना, प्रोसेसिंग यानी रीडिंग, प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन यानी राइटिंग। एग्जाम में आप लिखेंगे कैसे, तो आपको मार्क्स नहीं आते, इसका मतलब या तो पढ़ ठीक से नहीं रहे हैं, पढ़ ठीक से रहे हैं तो प्रोसेस ठीक से नहीं कर रहे हैं, और प्रोसेस ठीक से कर रहे हैं, पढ़ भी ठीक से रहे हैं, तो इसका मतलब प्रेजेंट ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो अपनी प्रॉब्लम सिलेक्ट कर लीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए उस पर कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है। परसेप्शन नहीं बन पाता, पढ़ने के बाद परसेप्शन नहीं बन पाता, तो इसका मतलब प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है, यानी पढ़ना भी ठीक नहीं है और प्रोसेस भी नहीं कर पा रहे हैं, दोनों चीजें। तो आपका परसेप्शन ही तैयार नहीं हो पा रहा, तो एक परसेप्शन तैयार होता है। कई लोग इससे निरपेक्ष रहना चाहते हैं, कई लोग है ना ऐसा सोचते हैं कि मैं मतलब किसी स्विमिंग पूल में छलांग भी लगा दूं और गीला भी ना हो गीला भी ना हो। तो ये ऐसा यूपीएससी में नहीं होगा, ध्यान रखिए। यानी अगर आप आईएएस की तैयारी शुरू करेंगे और अगर आपने कर दी है और आप पूरी तरह आईएएस बनने के रास्ते में जा रहे हैं, इसका मतलब आपको ज्ञान आएगा ही आएगा, एनलाइटनमेंट आपका होगा ही होगा, व्यक्तित्व निर्माण आपका होगा ही होगा, पर्सनालिटी बनेंगे आप एक पर्सनालिटी बनेंगे। ये है कि बाद में जाकर के लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, वही मैंने अभी बताया कई तरह के प्रलोभन होते हैं जिंदगी के, तो वो उसको निपटा नहीं पाते। इतना आसान नहीं होता अपने ही बच्चों को मायूस करना, अपनी पत्नी को नाराज करना, बहुत मुश्किल काम होता है इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत 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 मुश्किल काम होता है। आदर्शों पे चलने वाले लोगों को अगर आप देखोगे तो आपके आंसू आ जाएंगे, आपके आंसू आ जाएंगे। कई बार क्या होता है कि आईएएस जैसे ही बना, रिजल्ट आया, तो बहुत बहुत पैसा वाला आदमी और बहुत जबरदस्त आदमी अपनी लड़की की शादी कर देते हैं। उसको लगता है आईएएस मतलब खजाना है, उसके बाद तो आईएएस आईपीएस मतलब, तो उसके बाद वो, तो जिसके घर में पहले से
8-10 कार थी या 2-4 कार तो थी कम से कम, और बहुत बड़ा बंगला था और बहुत शानो शौकत थी और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में हुई हो। अब उसको देख करके कर देते हैं उसको कि ये तो आईएएस हो गया, अब इसके साथ शादी कर दो। अब वो आईएएस होकर के वो निकला आदर्श वाला हो गया, तो फिर वहां तो पंगा हो गया, वहां तो फिर वो कुछ भी नहीं करेगा, पैसा इधर उधर से मारेगा नहीं, तो फिर वो बचत की बात करेगा, और बचत की बात करेगा तो फिर या तो तलाक हो जाएगा या फिर वो एडॉप्ट कर दिया उस लड़की ने, तो वो दोनों साथ साथ जीना सीख लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रोज की किचकिच, रोज का झगड़ा। तो इतनी अशांति होती है उन घरों में। मैं देखता हूं, मैं 1-2 ईमानदार लोगों को जानता हूं तो वो बहुत परेशान है बहुत परेशान है। आए दिन उनके बच्चे नाराज रहते हैं उनसे, बहुत दुखी रहते हैं। फिर वो मन को माँ अगर समझदार होती तो वो समझा देती, बेटा पापा नहीं दिला सकते आपको, नहीं वो नहीं कर सकते, तो वो आपको ये वाली चीज नहीं कर सकते। और वो बच्चे 6,000 का जूता मांग रहा है, वो जो है वो 1500 वाला या 1200 वाला पसंद करके लाता है। मैंने ऐसे आईएएस देखे हैं जो महंगे जूते जिस साइड में रखे होते हैं, अगर वो पहले देख के आता है, उधर घूम के आ जाता है कि उधर बहुत ज्यादा प्राइस वाला है, तो अपने बच्चे को जानबूझ के इधर ही उल्टा कर उधर घुसने नहीं देता। तो ये ऐसे भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे, तो बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत जल्दी फिसल जाते हैं लोग, बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, दारू मुर्गा में फिसल जाते हैं, पार्टियों में, इसमें और कुछ। आदमी को लगता है कि ठीक है शाम को क्या कर रहे हैं, फ्री हैं, चलो बैठते हैं, मतलब एकदम बहुत आसान होता है फिसलना। और उसके साथ पैसा भी है, पार्टी भी है, आनंद भी है, प्रेशर भी नहीं है, पॉलिटिकल पंगा भी नहीं है और पॉलिटिकल पहचान भी है। बल्कि अमित शाह को तो अंकल ही बोलते हैं फिर वो अंकल से मैं बात कर लूंगा ना, तुम क्यों चिंता करते हो। ये इस टाइप से रहता है, उनका बहुत क्लोज रहता है, बहुत ज्यादा क्लोज। फोन पे बात ही करा देता, अंकल को मैं अभी लगाता हूँ ना, मैं तुम्हारी बात ही करा देता हूँ अभी, तो टेंशन फ्री हो जाता है ना आदमी, बिल्कुल ही काम खत्म। और फिर रखो तुम, ये तो एडवांस है इतना, तो करोड़ों में तो एडवांस हो जाता है। और कहाँ वहाँ 2,000-2,500 के लिए परेशान हो रहे थे, और इसमें पत्नी भी खुश हो गई, सब नाचने लगे, और इधर भी सब ठीक, ससुराल वाले भी ठीक, चारों तरफ सब। वो जो आदर्श वाला है उसमें तो बहुत पंगा है, बहुत पंगा है, इसका भी पंगा, उसका भी पंगा, हमेशा टेंशन रहता है, जरा इसका फोन ना आ जाए, नहीं तो पता नहीं ये क्या बोलेगा। ससुर जी का फोन उठाने की हिम्मत नहीं होती उसकी क्योंकि उसने पता नहीं क्या सोच करके शादी की और अब वो कुछ और बोल दें। बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। आदर्शवादी लोगों की जिंदगी जो है वो तलवार की धार पे चलने जैसा है, इतना आसान नहीं होता क्योंकि आप कहोगे कि नहीं इतना पैसा तो मिल ही रहा, लेकिन ये पैसा वहां जा करके तो स्टेटस में, मैंने कई लोगों को सामान लौटाते हुए देखा, यानी घर में सामान आ गया था, लालच भी आ गया, मन में भी आ गया, मुझे भी दिखाया उन्होंने, बोले यार ये डाइनिंग सेट जो है ना ये करीब 70,000 रुपए का है। अरे मेरे तो कोई गेस्ट आता नहीं, तुम ही आते हो, तुमको लगता है ये तुम इनमें खाना पीना पसंद करोगे? नहीं, मैंने कहा मेरा वो भी चलेगा, पहले वाले भी ठीक ही थे तो ये इसका क्या करना। तो वो दिवाली के दिन गिफ्ट देने आया था, हम दोनों बैठे हुए थे, तो बोले ये डाइनिंग सेट इतना महंगा है तो इसको ले लें। ये मैं 4th पेपर पढ़ा रहा हूँ आपको, 4th पेपर, ये सारे केस स्टडी है, बल्कि ये केस स्टडी है, ठीक है, ये कोई सब सिलेबस ही है। हाँ, ये मैं 2000 से ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैंने 2000 में पहली बार एथिक्स पढ़ाना शुरू किया था, यूँ तो 25 साल हो गए मुझे, लेकिन 2000 से मैंने बकायदा क्लास में एथिक्स पढ़ाना शुरू किया था और सिलेबस में आया 2014 में। यूपीएससी ने 2014 में शामिल किया, बकायदा पेपर बनाया, लेकिन मैंने स्टूडेंट के लिए एथिक्स शुरू कर दिया था 2000 में, 14 साल पहले, और सब मेरे स्टूडेंट को झेलना ही पड़ता था, जबकि उससे मार्क्स नहीं आते थे उस समय में, लेकिन अब इससे 250 नंबर भी आते हैं ठीक है, अब ये 250 नंबर का बकायदा पेपर है। तो फिर वो बताने लगे, पत्नी को बताया कि ये डाइनिंग सेट आया है, बहुत महंगा है, सब काफी चमकीला है और कितना अच्छा है, देखो
सारे बर्तन बदल जाएंगे, विचार होने लगा, सब होने लगा। फिर वो एकदम से उठ गया, नहीं यार ये सब पैक करो, इसको वापस गाड़ी में रखवाओ उनके, वो बाहर बैठे हैं गाड़ी में रखवाओ, ये अपन नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। बोले पता नहीं इसके पीछे क्या मंशा है, क्या है, और इतना महंगा क्या करना है, तुम पी लेते हो ना। मैंने कहा हम पी लेते हैं। मैंने कहा मैं तो पी लेता हूँ, मेरे को चाय पीनी, मैं पी लूंगा तुम जिस कप में भी दोगे भाई, मुझे क्या करना है। तो बोले फिर किसको चाहिए यार, ये क्यों चाहिए। तो ये तो एक इंसिडेंट बताया मैंने, लेकिन ऐसे लोगों के जीवन में कई सारे संघर्ष है। लालच भी आता है, कई बार लगता है कि ये हम खरीद नहीं पाएंगे। सैलरी उस समय में उस आदमी की 32,000 कुछ थी, बल्कि और कम थी, 28,000 कुछ कलेक्टर को मिलते थे, उस समय की बात बता रहा हूँ। तो उसको लगता है 3 महीने की तनख्वाह, तो इसको तो रख लेना चाहिए, क्योंकि हम तो खरीदने नहीं जाएंगे इतना महंगा कुछ। प्रलोभन भी आता है, लालच भी आता है, लेकिन सिद्धांतों पे खरा उतरना पड़ता है। इसलिए आपके जब एकेडमी में वो पढ़ाने आएंगे, अक्सर एक दिन क्लास होगी आपकी एकेडमी में, एक क्लास होती है, तो उस क्लास में यही रहता है कि आप कितने तक का गिफ्ट ले सकते हैं। तो हमारे टाइम 750 रुपये था तो 750 रुपये तक का गिफ्ट आप ले सकते हैं, सरकार को हिसाब देने की जरूरत नहीं है। क्लोज रिलेटिव हैं, जैसे आपके ससुर हैं या आपका साला है या ऐसा कोई व्यक्ति लेके आया, तो वो 4-5 हज़ार तक का रहता था, ऐसा कुछ था। और अगर उससे ज्यादा है तो सरकार को सूचना देना पड़ेगी, विभाग को सूचना देना पड़ेगी कि ये गिफ्ट मुझे मिलने जा रहा है और ये व्यक्ति दे रहे हैं और उसका कारण ये है और ओकेजन ये है, और फिर अनुमति मिलती है तो आप ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे, ऐसा कुछ है। तो बहुत सारे झंझट हैं। अभी सीमा बढ़ाई है इसी साल, अभी वो हो सकता है इसका प्रश्न भी हो, इस साल सीमा बढ़ाई है सरकार ने उसकी, मतलब 750 बहुत कम था, तो अब शायद उसको 5,000 या 10,000 किया। ठीक है, तो ये आपका वैसे भी सिलेबस का कोड ऑफ कंडक्ट कहेंगे इसको, एक तरह से सर्विस रूल में आता है आपके, यानी कि आपकी सेवा शर्तें। पहले दिन आपको एक बुकलेट मिलेगी इतनी मोटी, जॉब में जब जाओगे तो उसको पढ़ोगे, तो उसमें आपकी सारी सेवा शर्तें होती हैं, नियम होते हैं कि आप सेवा में रहते हुए किसी से उधार नहीं लेंगे और किसी को उधार देंगे भी नहीं, है ना। कर्जा भी नहीं ले सकते, कर्जा आप कर्जदार नहीं हो सकते क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हो, है ना। तो कई बार जैसे बेटा नहीं चुका पाता तो बाप को ढूंढने आते हैं ना, तो ऐसे तो फिर कलेक्टर नहीं चुका पाएगा तो मुख्यमंत्री के पास आएंगे कि तुम्हारा कलेक्टर मेरा कर्जा नहीं दे रहा ठीक है, तो इसलिए उसको कर्जा लेने की इजाजत नहीं, आप गुलाम हो गए। जिस दिन आप नौकरी में जाओगे उस दिन आप सेवा में हो। हिंदी में हम लोग बड़ा बेकार वर्ड है नौकर, हिंदी में नौकर बोल दो। हाँ जी, हाँ सीसीएस कंडक्टर, यस। तो ये आपके सर्विस के रूल में आता है। इसलिए मैं ये बता रहा था आपको कि चूंकि ये तो 4th पेपर वाली बात हो गई, है ना, लेकिन हम लोग ये टेम्परामेंट लाएं कैसे कि आखिर उतना सशक्त हम लोग बन पाए। जैसा मैं आपको उदाहरण देके बता रहा था कि ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग मौजूद है ना। कई बार स्कूल के मामले में कंप्रोमाइज करना पड़ता है, किसी स्कूल की फीस बहुत ज्यादा होती है, उस स्कूल में आप अपने बच्चे को भर्ती नहीं करा सकते, आपके साथ वाले सारे आईएएस उस स्कूल में भर्ती करा रहे हैं, आपका बच्चा पीछे रह जाएगा क्योंकि स्कूल बहुत बढ़िया है। तो ऐसे समय तो फिर आता है कि मतलब मैं अपने बच्चे का करियर भी नहीं बना सकता क्या, मतलब इतना बेकार है क्या मेरा, मतलब मैंने ये आईएएस ज्वाइन करके नुकसान कर दिया। और खास करके उन लोगों को बहुत लगता है जो आईआईटी का टॉपर था और उसके पास करोड़ों का ऑफर था और यूएस में नौकरी थी और फलाना था और हजारों लाखों डॉलर में मामला था, तो फिर तो उसको 4-5 लाख डॉलर साल भर के मिल जाए, 5 लाख डॉलर मिल जाते साल भर के, तो यहाँ के हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो जाता। तो फिर ये भारत देश की सेवा करके तो फंस गए। फिर तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये एथिक्स और ये उसी हिसाब से बनाए गए हैं कि आप एक आम नागरिक को देखते हुए अपनी जिंदगी को देखेंगे। इसलिए 4th पेपर में लैंग्वेज लिखते समय बड़ा सावधान रहना, कहीं पे भी ऐसा हाइपर होकर के कुछ भी उल्टा सीधा न लिख देना कि हाँ सिविल सर्विस सर्वेंट को भी सब कुछ करने का हक है ठीक है, इस टाइप का भावनाओं में बह करके ऐसा उल्टा सीधा नहीं कर देना। तो आपके एक निश्चित आदर्श है, निश्चित मूल्य है, और देखेंगे कि इसको पूर्वाग्रह नहीं रखना है किसी प्रकार का, और देखना किसको है, थिंकर्स को और साइंटिफिक टेम्परामेंट। इसलिए अब हम चलो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं।
ठीक है, तो चलिए बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स के कुछ होमवर्क दिए था मैंने आपको पिछली बार, नहीं दिए था? बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स के लिए कुछ होमवर्क दिए कि नहीं दिया? लिख लीजिए। व्हाट इज जेनेटिक कोड? तो एक तो जेनेटिक कोड आपने एमपीपीएससी के प्री में भी देखा होगा, एक प्रश्न आया था जेनेटिक कोड का, बाद रिपीट कर देता, कभी 4 साल बाद, कभी 3 साल बाद, लेकिन बायो एकदम से बहुत ज्यादा पूछ लेता है। तो कई लोग बोलते हैं कि अभी तक आती नहीं थी, एकदम से इतना ज्यादा पूछ लिया, हमको दिक्कत आ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो बेसिक्स मैं बता रहा हूं ये कभी भी आ जाता है ना। सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल, तो टाइप्स ऑफ सेल, कोई प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अर्ली सेल जो थी वो प्रोकैरियोटिक थी, बाद में डेवलप होकर के यूकैरियोटिक सेल बनी। प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स बैक्टीरिया, ठीक है। वायरस ना तो प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है। वायरस प्रोकैरियोटिक से भी पहले है, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। नॉन लिविंग किसको कहते हैं? जो पैदा नहीं होता, जो मरता नहीं है, जो डबल नहीं होता, यानी रेप्लिकेट नहीं करता, रिप्रोडक्शन नहीं करता, जिसमें ग्रोथ नहीं होती। लेकिन वायरस में तो ये सब होती है। क्योंकि इस बार वायरस से बहुत परेशान रहे, तो वायरस है क्या फिर? जब प्रोकैरियोटिक कोशिका भी नहीं है, यूकैरियोटिक भी नहीं है, तो फिर वो क्या है? वो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। और लिविंग में ये दोनों आते हैं। जब लिविंग बोलते हैं तब दो आते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो वायरस सेल नहीं है, नेकेड जेनेटिक मटेरियल है। कभी कभी उसके ऊपर प्रोटीन कोट होता है, उसी को ACE2 रिसेप्टर और वो सब जो क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है, अभी यूपीएससी में आपने देखा था, वो प्रोटीन कोट। तो चारों तरफ जो प्रोटीन कोट है, वही प्रोटीन कोट पॉइजनस होता है, एक तरह से बीमारी पैदा करने का कारण होता है। तो कोरोना जो है वो उसके RNA की वजह से नहीं है। कोरोना वायरस जो है वो RNA तो केवल रेप्लिकेट करता है, गुणन करता है, फैलता है। आपके पास 1000 वायरस आए थे तो करोड़ों वायरस हो जाएंगे, क्योंकि आप तो कुछ वायरल लोड तो कई बार बहुत कम होता है। कम वायरल लोड होता है मतलब किसी ने छींक दिया, किसी ने खांस दिया, तो कुछ ड्रॉपलेट जो है वो आपके मुंह के तक आई और कुछ वायरस आ गए। हो सकता है 1000 आए हों, हो सकता है 200 आए हों। 200 आए होंगे तो सिम्टम्स बहुत कम होंगे, एसिम्टोमेटिक रहोगे। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा होंगे तो इरिटेट हो जाएगी पूरी बॉडी, इन्फ्लेमेशन होगा, वही बुखार आएगा बहुत जबरदस्त। तो डिपेंड करता है वायरल लोड कितना है इन्फेक्शन में। तो गुणन कर जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपकी बॉडी में आगे लाखों करोड़ों हो जाते हैं। ये होता है RNA की वजह से, यानी जेनेटिक मटेरियल की वजह से, न्यूक्लिक एसिड की वजह से। न्यूक्लिक एसिड इज ए जेनेटिक मटेरियल, रियल जेनेटिक मटेरियल। और ये दोनों हो सकता है, इधर DNA और RNA, या तो ये DNA होगा या RNA होगा। तो DNA वायरस और RNA वायरस, जब RNA जेनेटिक मटेरियल होगा तो उसको हम RNA वायरस कहते हैं, DNA जेनेटिक मटेरियल है तो DNA वायरस हो जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन भी हो गया बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये केवल मल्टीप्लाई करने का, बीमारी किस कारण से होती है, इन्फ्लेमेशन किस कारण से होता है, जेनेटिक मटेरियल की वजह से नहीं। प्रोटीन कोट, चारों तरफ का जो प्रोटीन आवरण है, वो जो स्पाइक प्रोटीन है ना। और कोरोना क्यों बोला? क्योंकि सन एनिमल क्यूर टाइप लगता है ना। सन में कोरोना होता है, सन की किरणें, सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें जो हेलियोस्फीयर जिसको हम कहते हैं, वो जो उसी को हम कोरोना कहते हैं। जब आपका सोलर एक्लिप्स होता है टोटल वाला, तब उसमें क्या होता है? कोरोना रिंग होती है चारों तरफ, हम कोरोना बोलते हैं उसको। वहीं से नाम आया कोरोना वायरस, क्योंकि ये सूर्य की किरणों जैसा दिखता है वायरस, उसमें सूर्य की किरणों की तरह निकले रहते हैं स्पाइक्स। ये प्रोटीन्स हैं, ये पॉइजनस हैं, ये आपकी बॉडी को बीमार करते हैं।
तो ये आपके सिम्टम्स इनकी वजह से आते हैं, जेनेटिक मटेरियल की वजह से नहीं आते। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। वायरस डेवलप हुए और वायरस के बाद की अगली जो प्रोजेनी थी वो आगे जाकर के बने बैक्टीरिया, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये सब समझिए, जाकर के पढ़िए। 11th की एनसीईआरटी खरीद लीजिए बायो की, उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया, प्लांटी, किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, वो पढ़िए। तो वहां से बेसिक्स तैयार होंगे। और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक्स आपको 12th की उसमें मिलेगा। 12th के एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक कोड और डीएनए आरएनए ये डीप में मिल जाएंगे। ये दोनों जब आप पढ़ लोगे तो बायोटेक्नोलॉजी का बेस तैयार हो जाएगा, ठीक है। और जनरल साइंस का भी ये इसलिए जरूरी है, एक कलेक्टर के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो पूरा महामारी वाला है, हर कलेक्टर और एसडीएम और ये सब आरटीपीसीआर करा रहे, ये करा रहे, वैक्सीन, ये वो सब कुछ तो बायो है, पूरा बायो पे डिपेंड था, बायो के नॉलेज पे डिपेंड था। इसमें कहीं पे भी है, किसी ने एमबीए किया हो तो वो कहाँ काम आ रहा है, आईआईटी बहुत ज्यादा काम में नहीं आ रहा था। तो पूरा का पूरा बायो। और डॉक्टर, आधे डॉक्टर तो सभी लोग हो गए अभी देखो, सब इलाज ही करने लगे थे कोरोना में, व्हाट्सएप करने लगे थे। ये गोलियों का सेट आता था ना, वो कोरोना में 5 वो तरह की टेबलेट लेनी थी, तो मार्केट से वो ले आओ, सब व्हाट्सएप चल रहा। अच्छा, अभी डॉक्टरों को का भी वो भ्रम बहुत सारा कंसल्टेशन वाला मिट गया अभी कोरोना में, कि डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं। डॉक्टर तुमको फोन करे तो तुम व्हाट्सएप भी तो कर सकते हो कि मैं अपना सिम्टम्स तुमको बताऊं और तुम मुझे बता दो मेडिकल से क्या खरीदना है, टेस्ट कराना है तो कौन सा कराना, फिर मैं अपनी रिपोर्ट तुमको सेंड करूं, तुम मुझे बता दो। तो डॉक्टर का तो मतलब बहुत ही काम खत्म हो गया, बहुत बड़ा उनका मार्केट, क्योंकि अब लोगों को आदत हो गई कि व्हाट्सएप पे इलाज हो सकता है। मतलब वहीं बुला रहे हो, इसका मतलब ये तुम्हारी तुम ज्यादा वो कर रहे हो नाटक, है ना, बाकी तो हो ही सकता है। तो थोड़ा सा उनके साथ पंगा हुआ है, कई तरह की चीजों के साथ हुआ है, एजुकेशन में भी हुआ, टीचर की दादागिरी भी गई है। तो वो भी है, कई बच्चे जो डरते थे टीचर की वजह से, तो वो ऑनलाइन वाले में तो वो डरता ही नहीं है ना, नीचे क्या पहन के बैठा पता ही नहीं है। वो कुर्सी पे ही बैठा हुआ है, तो उसके बाद उसको उतना दिख रहा है, बस वो ठीक है। वो वाकई में होमवर्क किया नहीं किया, बहुत सारे बच्चे पिटने से भी बच गए। अच्छा ही हुआ, चलो कुल मिला के ये भी एक, लेकिन ये जबरदस्ती करवाया गया, ठीक है। तो ये जो है, इतने दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये समझ में आ गया कि ये वाला हिस्सा, इसलिए आप देखोगे कि फिर से बायो के प्रश्न ज्यादा है। इस बार बायो के प्रश्न ज्यादा थे, ये फिर आएंगे, ये सदाबहार है, ये आएंगे, फिर से आएंगे। ये मैं देख रहा हूं, मैं हर बार बच्चों, कभी एनवायरमेंट ज्यादा आता है, इस बार ये वाली चीजें ज्यादा आएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको क्लिनिकल चीजें नहीं पूछ रहे। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि प्लाज्मा थेरेपी में पूरी प्रोसेस बताओ, है ना, प्लाज्मा थेरेपी का सीक्वेंस बताओ कि उसमें क्या क्या करते हैं, वो उस लेवल पे नहीं जा रहा, ठीक है। तो बेसिक्स लिख लो। तो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यहां से सेल बायोलॉजी शुरू होता है। सेल बायोलॉजी जब आप शुरू करोगे तो पहला टॉपिक यही रहेगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। फिर एनिमल सेल और प्लांट सेल, ये बहुत पॉपुलर, एमपीपीएससी वालों को बहुत रास आता है प्रश्न। उसने रट रखा, वो हर दूसरे तीसरे साल पूछ लेता है इसको मेंस में, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एक और फेवरेट क्वेश्चन है कंपटीशन वालों के लिए, खास करके एग्जामिनर के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी भी आया था, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा मजेदार चीज है। दरअसल क्या है कि वो साइटोलॉजी के लिए जो स्टडी साइटोलॉजिस्ट हैं उनको भी बहुत मजा आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो नए लोग पढ़ते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी अगर आप देखोगे, अगर ओवरऑल, तो आप देखोगे कि उसको पावर हाउस कहा गया है ना। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि डीएनए, इसलिए इस साल प्रश्न आया था। ये मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। देखिए, इस बार जो पेपर आया, अगर आप मेरे 2017 के वीडियो देखेंगे YouTube पे और वहां की साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखेंगे तो 17, 18, 19 तीनों साल से क्वेश्चन मिले। तो थोड़ा सा
अब यूपीएससी ने ना करंट अफेयर्स का पिछले 4-5 साल जोड़ लिया, ठीक है। अब वो करंट अफेयर्स का मतलब 1 साल नहीं मानते, उसको 4-5 साल मानते हैं। अब आप कहोगे यही वाला प्रश्न इसलिए पूछा, 3 पेरेंट बेबी केस मैंने यहाँ डिस्कस किया था क्लास में। 3 पेरेंट बेबी केस, जिसके 3 पेरेंट हैं, ऐसा केस। तो 3 पेरेंट कैसे हो सकते हैं? पेरेंट का मतलब होता है डीएनए, क्यों? पेरेंट से डीएनए आते हैं। 50% डीएनए हमको कहां से मिलते हैं? फादर से। 50% मदर से। क्यों? क्योंकि 23 क्रोमोसोम उधर से है, 23 क्रोमोसोम इधर से है, 46 क्रोमोसोम से हम लोग बने हुए हैं। लेकिन साथ साथ मदर से एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा डीएनए भी आया हुआ है। क्रोमोसोम में ही डीएनए नहीं होता, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है। वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या मैटरनल डीएनए। उसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, मातृत्व वंशागति, या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस कहा जाता है, या माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस कहा जा सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल वंशागति। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये एक नया पेच आ गया। अब इसका मतलब ये है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म मूव करके जाता है, मोबाइल होता है। स्टेशनरी कौन होता है? ओवम। ओवम तो स्टेशनरी होता है, एक ही जगह रहता है। स्पर्म जब जाता है तो स्पर्म केवल न्यूक्लियस डोनेट करता है, और ओवम का भी न्यूक्लियस होता है, और ओवम और स्पर्म का न्यूक्लियस मिलकर के जाइगोट बनाते हैं। लेकिन उसका जो साइटोप्लाज्म होता है स्पर्म का, वो बाहर रह जाता है, टेल और साइटोप्लाज्म बाहर रह जाता है। लेकिन मदर का साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है डेवलपमेंट में, और मदर का साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसका मतलब मदर का डीएनए, तो मदर केवल 23 क्रोमोसोम नहीं देती है, साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए भी आपको देती है। इसका मतलब वहां से ज्यादा गुण आते हैं मदर से। पिता से जितने गुण आते हैं आधे और आधे, और पिता का तो एक क्रोमोसोम वाई वाला टूटा हुआ भी होता है ना, वो तो आधा ही होता है। तो वाई क्रोमोसोम का अगर आप कैरियोटाइप जाके देखना, ह्यूमन कैरियोटाइप, तो उसमें कैरियोटाइप विश्लेषण, तो उसमें सारे क्रोमोसोम्स का पिक्चर दिखता है। तो जो लोग बायो के नहीं है, बायो बैकग्राउंड के, वो लोग कैरियोटाइप एनालिसिस जाकर के देखिएगा, गूगल में लिखिएगा कैरियोटाइप, ह्यूमन कैरियोटाइप, तो इमेजेस में आ जाएगा। वहां वाई क्रोमोसोम को देखोगे तो वो टूटा हुआ लगेगा, आधा होता है। इसका मतलब मदर से तो और ज्यादा एक्स्ट्रा जो है हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑलरेडी जीन्स ज्यादा होते हैं, मदर के जीन्स ज्यादा होते हैं हमारे अंदर। और फिर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया वाला भी होता है। तो एक मदर ऐसी थी जिसका माइटोकॉन्ड्रिया खराब था, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम थी। तो ब्रिटेन का है, शायद यूके का एक्सपेरिमेंट है, यूके का है, देख लीजिएगा जाके। 3 पेरेंट बेबी केस ऐसा करके कुछ है। तो उसको जब आप देखोगे तो उसमें उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया भी डोनेट किया किसी दूसरे का। तो माइटोकॉन्ड्रिया का इंसर्शन जाइगोट में कराया गया, तो वो पेनिट्रेशन, वो उसको इंजेक्शन लगा के कर देते हैं, इजीली है। पुराना जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया निकाल देंगे जाइगोट का, एक नया फ्रेश माइटोकॉन्ड्रिया जो हेल्दी वाला है वो डाल देंगे। लेकिन बच्चे के तो 3 माता पिता हो गए ना, एक तो एक्चुअल मदर वाला हो गया 23 क्रोमोसोम ये, और जो माइटोकॉन्ड्रिया जिसने डोनेट किया उसका भी तो डीएनए उसके अंदर है, तो वो भी तो उसके पेरेंट हो गए। तो बायोलॉजिकल पेरेंट भी कितने हो गए? 3। अब आप चाहे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा लो। तो अब ये मुद्दा ये उठा था 2017 में शायद, और 2017 में जब ये खूब खबरों में था और तमाम साइंस रिपोर्टर और तमाम प्रकार की मैगजीन जब दे रही थी, तब हमने यहाँ डिस्कस किया था क्लास में। अब वो इस साल प्रश्न आया, तो जरूरी नहीं कि वो प्रश्न जो है इस साल का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो ये इसी साल काम आ जाएगा। हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो काम आए, ठीक है। इसलिए आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। ये बड़ा ये ना, जैसे डेटा माइनिंग करते हैं वैसे ये आपका पूरा माइनिंग है आंसर्स का। आपको आंसर बहुत खोद के निकालने पड़ते हैं, तब जा करके होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा इंटरेस्टिंग इस मामले में हो गया। लेकिन वैसे भी पावर हाउस बोलो तो अभी जितना ऑक्सीजन सिलेंडर इधर उधर भाग रहा था,
और जब ऑक्सीजन, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ही था। ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं सब माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाकर के सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है और वहाँ पानी बनता है इस ऑक्सीजन से, और हमको ऊर्जा मिलती है, एटीपी मिलती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस पढ़ो आप, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ो, एटीपी का निर्माण, एटीपी सिंथेसिस कैसे होता है बॉडी में, या ग्लूकोज का कंबशन कैसे होता है, या जो भी हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट खाते हैं, ये फूड का डाइजेशन हुआ, अल्टीमेटली वही डीएमिनेशन, बीटा ऑक्सीडेशन और ग्लाइकोलाइसिस होकर के वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। तो फिर क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल, एसिटाइल कोएंजाइम में से क्रेब्स साइकिल चलता है, और वो क्रेब्स साइकिल ऊर्जा निकाल के देता है। तो चाहे आप ईटीएस पढ़ लो, चाहे आप क्रेब्स साइकिल पढ़ लो, चाहे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोल लो, चाहे फूड का जो है वो कंबशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, यानी ऊर्जा निर्माण। हमको ऊर्जा मिलती कैसे? तो ये ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है, बाद में हम अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फुल हो जाते हैं तो फिर वो लीवर को देने लगता है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर एटीपी से फुल हो गए, डायबिटीज समझा देता हूं 2 मिनट में ठीक है, डायबिटीज ऐसे कैसे हो जाएगी? डायबिटीज ऐसे हो जाएगी कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, तो फिर आपने कुछ खाया तो चलो फिरो, घूमो, कुछ काम करो, माइटोकॉन्ड्रिया को खाली करो, ताकि फिर और कुछ खाओगे तो माइटोकॉन्ड्रिया फिर ऊर्जा बना देगा। तो ये गिव एंड टेक वाला है, आप कुछ कमाते रहो, खर्च करते रहो, कमाते रहो, खर्च करते रहो। आप खा रहे हो मतलब कमा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो मतलब खर्च कर रहे हो। तो ऊर्जा खर्च करो, क्योंकि ऊर्जा जोड़ जोड़ के क्या करोगे? माइटोकॉन्ड्रिया खाली करो, वो नया एटीपी बनाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया खाली हो जाएगा और समय पे नहीं दोगे तो थकान आ जाएगी, फिर बिना खाए कुछ काम नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया फुल हो जाता है पूरा एटीपी से, तो लिवर को देना शुरू कर देता है, वो ग्लाइकोजन बनने लगता है। ग्लूकोज का क्या बनने लगता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में ही वो संचित कर देगा, भैया अभी माइटोकॉन्ड्रिया खाली नहीं है, ऊर्जा की जरूरत नहीं है, तुम इधर ही ठहरो। ग्लाइकोजन के बंडल बना बना के लिवर अगर फुल हो गया तो फैटी लिवर हो गया, फैटी लिवर हो गया। और अभी भी आप खर्च नहीं कर रहे हो और फिर ऊपर से खाए जा रहे हो, जब देखो तब खा लेते हो, काम कुछ करते नहीं, घूमते फिरते नहीं, सीढ़ियां चढ़ते नहीं, लिफ्ट में चढ़ जाते हो। तो फिर एस्केलेटर यूज करते हैं ना लोग, तो अब चलते ही नहीं है। अब जबकि भरा पड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया, लिवर पूरा फुल हो गया है, तो फिर आपकी स्किन के नीचे वो फैट जमा करना शुरू करता है, फैट के रूप में बंडल बनाता है। वो बोला अच्छा चलो लिवर भी फुल हो गया, अब चलो स्किन को नीचे जो है जमा होते हैं, तो फिर मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी। बस वही टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि अब जो भी आप खाओगे वो ब्लड में रहने लग जाएगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कंबशन करने से मना कर देगा, डाइजेशन वाला डाइजेशन करने से थोड़ा सा रोक देता है, तो कब्ज रहने लगती है। डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, फिर भी खाए जा रहे हो, तो ब्लड में ग्लूकोज घूम रहा है। ब्लड में ग्लूकोज 120 से ज्यादा mg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 80 से 120 मानते हैं। तो हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, यानी कि ग्लूकोज 120 से ज्यादा रहने लगा। 1/4 अभी WHO के हिसाब से देखें कि नहीं, अब तो लोग चूंकि ज्यादा खा ही रहे हैं। पहले एक समय था कि लोग कम खाते थे, व्हीकल्स नहीं थे, बाइक नहीं थी, तो एक आदमी, अब थोड़ा WHO ने रिलैक्स किया, उन्होंने कहा नहीं 140, 150, 160 तक भी हम डायबिटीज नहीं माने, क्योंकि ये तो एक कॉमन चीज हो गई कि लोग अब ज्यादा ही खाते हैं, पैदल चलते ही कम है, लिफ्ट बहुत हो गई, हर जगह लिफ्ट लगी है, बाइक है, कार है। तो अब इतना तो संभव नहीं है कि आदमी इतना पचा पाए, तो उसने अपना एक रिलैक्स कर दिया, लेकिन बीमारी तो हो गई, लेकिन उसने रिलैक्स कर दिया। डायबिटिक प्रोन नहीं बोलता, वो सीधा बोलता नहीं अभी अभी नहीं है डायबिटीज, अभी टेंशन मत लो, अभी कम से कम टेबलेट लेने की भी जरूरत नहीं है। 180 वो 200 जाने लग जाता कई बार, तो फिर वो ब्लड में भी नहीं टिकता, यूरिन में आने लगता है, तो यूरिन वाली शुगर होने लग जाती है। तो वो तो और खतरनाक हो गया, क्योंकि ब्लड भी नहीं जल पाता ना, उसको किडनी छान ही नहीं पाती। ये कहलाता है टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। और इंसुलिन की कमी बताते हैं, मुझे लगता है इंसुलिन की कमी नहीं है। इंसुलिन की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि
इंसुलिन तो था, आपने इंसुलिन के ऊपर बर्डन ज्यादा कर दिया। इंसुलिन तो अगर आप स्लिम है और जितना मोटा आपको होना चाहिए उतना ही है, आपका वजन जो है आपके बीएमआई के हिसाब से ठीक है, तो फिर तो इंसुलिन इतना तो निकलता है कि आप खाना पचा सकें और आपके ग्लूकोज को ठिकाने लगा सकें। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लाइकोजन के बंडल बना करके लिवर में रखता है, यही तो काम करता है और कुछ नहीं करता इंसुलिन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, और ग्लाइकोजन में अगर बदल दिया तो अब आपका लिवर फुल हो गया तो इंसुलिन क्या करेगा? वहां जगह नहीं है ना अंदर रखने की गोदाम में। तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नहीं होती, इंसुलिन तो है, आपके गोदाम में जगह नहीं है, ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज है। आप अभी एक्सरसाइज करो, अपना वेट घटाओ, बीएमआई के हिसाब से अकॉर्डिंग आ जाओ, हो गया काम आपका, आपका इंसुलिन काम करने लग जाएगा। तो रिवर्सिबल भी है। कई लोग बोलते हैं डायबिटीज रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा अपनी लाइफ स्टाइल ही पूरी चेंज कर दो, पहले आप खा के सो जाते थे, अब आप 2 घंटा घूम के आते हो। पहले खाने में रोज चावल और कार्बो खूब खाते थे शाम के समय में, और ये सब तेल और घी वाली चीजें, समोसा और ये सब बहुत खाते थे। अब आपने बिल्कुल बंद कर दिया, हाथ ही नहीं लगाते, उसकी तरफ देखते नहीं। आप खिचड़ी खाते हो, आप सलाद खाते हो, आप एप्पल खाते हो, आपका खाना पीना पूरा बदल दिया आपने, और चलते फिरते पहले से ज्यादा हो और एक्सरसाइज खूब करते हो, तो खत्म डायबिटीज। फिर क्यों डायबिटीज है? तो इसका मतलब ये लाइफ स्टाइल है। इंडिया डायबिटीज की राजधानी बनने जा रहा है, दुनिया की बहुत बड़ी, इसको भी एक एपिडेमिक मान लिया है WHO ने, महामारी है ये भी, और इससे ज्यादा लोग मरेंगे कोरोना से भी। हाँ, कोरोना से तो अभी मरना शुरू हुए हैं। मैं अभी एक और चीज बताऊं अभी आपको, अभी मेरे एक परिचित है, उनका बच्चा मर गया 15-16 साल का। पहले तो पिताजी गए 4 तारीख को, इसी 4 तारीख को अक्टूबर में, और अभी 14 तारीख को उनका 16 साल का बच्चा चला गया। इन दोनों को कोरोना के समय में जो है वो बहुत डैमेज हो गया था। तो दरअसल कोरोना में जो आईसीयू में चले गए थे, और कोरोना के समय में जो बहुत ज्यादा दिक्कतें जिन लोगों को आई, वो अब धीरे धीरे जाएंगे। कोई 1 महीने में जाएगा, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, क्योंकि अंदर तो पूरा शटर्ड है ना, पूरा हालत खराब है ना, सब कुछ तहस नहस हो चुका है सिस्टम। तो बहुत जल्दी जाएंगे। तो कोरोना की मृत्यु में एक तो सरकार 90 लाख करीब लोग मरे, उनमें से 5 लाख 6 लाख मानती है, और अब जो मरेंगे हर साल करीब 10 लाख 15 लाख 20 लाख पता नहीं कितने लोग मरेंगे, हर साल मरेंगे। वो सब कोरोना को क्रेडिट जाएगा उसका। कोरोना नहीं आता तो वो थोड़ी मरते, वो तो अभी और जीते। तो सबको मरने के कगार पे पहुंचा दिया है, बहुत लोगों को मरने के कगार पे पहुंचा दिया है। जितने भी लोग कोरोना से ठीक हुए, जाने अनजाने में, वो लड़का चला तो गया था सिद्धार्थ, वो क्या था हीरो, हाँ सिद्धार्थ शुक्ला, और वो उसकी बॉडी देखो कितना मतलब स्लिम, और वो उसको हार्ट पेशेंट कैसे मान सकते हो आप? फिटनेस देखो, लेकिन कोरोना ने उसके हार्ट को अंदर से तबाह कर दिया ना। तो कोरोना का जो वायरस है वो तो तबाही मचाता था ना, अंदर सब कुछ तबाही मचा देता था। अब उसका चलना जो है बहुत मुश्किल है, वो तहस नहस कर देता है। यही है कि आपने ये समझ लीजिए कि आपने अपनी बाइक को है ना केरोसिन से चला लिया 40 किलोमीटर, वो धुआं निकल रहा था तो भी घसीट रहे थे, वो चलने लायक नहीं थी तो भी चला रहे थे, और बार बार स्टार्ट करके चला रहे थे, जबकि बाइक ने तो 3-4 बार। अब आप पेट्रोल से चलाओ उसको, बाइक को, वो प्रॉब्लम करेगी। और उसका तो कार्बोरेटर भी गया, उसका तो इंजन भी गया, उसका सबके बैंड बजा दी ना आपने। तो वो कोरोना वही करके चला गया बॉडी को। इसलिए जो लोग हैं कोरोना से सफर हुए हैं, कभी न कभी आप लोग प्रॉपर हेल्थ चेकअप कराते रहिए। प्रॉपर फुल बॉडी चेकअप आपका हर साल होना चाहिए, बल्कि 6 मंथ में कराइए, और सतर्क रहिए, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, मतलब वो नया इन्फेक्शन होगा नहीं होगा वो एक अलग इशू है, लेकिन अभी तक जितने लोगों को उसने प्रभावित किया, अभी ये किसके खाते में जाएंगे? ये सरकार काउंट थोड़ी करेगी कोरोना से डेथ, इसको काउंट ही नहीं करेगी। लेकिन ये भी है उसी की वजह से। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है इस समय।
बहुत। और सबसे बड़ी बात है, मैं बता रहा हूं कि ये मैन मेड डिजास्टर है। अगर समझदार सत्ता में होते, ट्रंप नहीं होता वहां अमेरिका में, तो अमेरिका में इतने लोग नहीं मरते। हमारे यहाँ पे भी समझदार लोग होते सत्ता में तो इतने लोग नहीं मरते, क्योंकि ये सब मैनेज किया जा सकता था, मैनेजेबल था, बहुत आसानी से कर सकता है। कोई भी साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला व्यक्ति आसानी से कर सकता है, क्योंकि उसको समझ में आता है। मैं खुद जो है दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में जब दिल्ली एयरपोर्ट पे था, यूएस से मैं अक्टूबर में लौटा था, सारे चाइनीज जो है मास्क लगाए हुए होते थे और बाकी लोग नहीं लगाते थे। जो भी चाइना का आदमी होता था वो मास्क लगाया हुआ था वहां पे। तो ठीक है कि वुहान का वो बोल रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में हमको पहली बार हमारे यहाँ पर ये हुआ, नहीं, उनके यहाँ जून जुलाई में हो सकता है, मार्च अप्रैल में हो गया हो, उधर 19 में। तो वो तो मास्क लगा के ही घूम रहे थे। जितने लोग थे बिना मास्क के, कोई चाइनीज दिखता ही नहीं था। तो आपको समझ में नहीं आ रही कि इतने सारे चाइनीज ने मास्क क्यों लगा रखा तो इतना तो आपका होना चाहिए ना। फिर आपकी रॉ एजेंसी, ये वो, क्या मतलब आईक्यू किस चीज का है फिर आपका। तो ये फ्लाइट आपने अभी जो 1.5 साल तक बंद करके रखी, केवल 15 दिन फ्लाइट बंद कर देते तो सारा काम ठीक हो सकता था उन दिनों में। लेकिन वो सब लोग तो ट्रेवल कर रहे थे, इंडिया में घूम रहे थे। और ये आपने कैसे तय कर लिया कि पहला पेशेंट आपका 30 जनवरी को ही मरा है 2020 को कोरोना का। पहले न जाने कितने लोग मर गए। तो यहाँ 2000 जनवरी से लेकर के दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यहाँ भोपाल में इतने लोग जो है बीमार थे और ये इसी प्रकार के सिम्टम्स थे और डॉक्टर बोल रहे थे कि ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। हमारी तो मेडिकल की दुकान वाले बोल रहे थे सर सारे डॉक्टर बदनाम हो गए दिसंबर 2019 में, कि सारे डॉक्टर बदनाम हो गए, किसी की दवाई नहीं लग रही है। हमारे यहाँ क्लास में इतने बच्चे थे जो खांसते थे और यहाँ इतने बच्चे बैठे हुए थे, नया कितने पेशेंट थे हो सकता है उस समय में। अरविंदो वाला वो डॉक्टर बोल रहा है कि जनवरी में, फरवरी में, उस समय में जब आप कोई नहीं जान रहा था, कोई ज्यादा बात नहीं चल रही थी कोरोना की, तब वो बोल रहा था कि इतने लोग आए और मर जाते थे। ऐसे कैसे मर जाते थे सर्दी जुकाम में? हमको समझ में नहीं आ रहा मर क्यों रहे हैं, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार हुआ है। अब ये ऑफिशियली WHO ने लेख जारी किया। हमारा लेक्चर देख लो आप, मार्च 2020 वाला, वो उससे पहले वाले में भी जिक्र है, पूरा हमने दिया हुआ है। तो जब हमको समझ में आ सकता है, अरविंदो वाले को आ सकता है, तमाम या मेडिकल वालों को आ सकता है, तमाम डॉक्टरों को आ सकता है, तो फिर इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? और फिर हमारा ये सब इतने सारे डिपार्टमेंट और ICMR और डॉक्टर और एम्स और ये सब क्या है? फिर तुम पढ़ क्या रहे हो भाई? और एपिडेमियोलॉजिस्ट कहाँ गए? महामारी विज्ञानी। और ये WHO क्या है? फिर कर क्या रही थी दुनिया भर की एजेंसीज? वो तो फेल रहा था। तो ये सब मैन मेड डिजास्टर है, हमारी बुद्धि, दुर्बुद्धि के कारण है, कम अकल के कारण। समझ में आ रहा था, बहुत लोगों को समझ में आ रहा था, लेकिन उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग नहीं था। उसके बाद हम इवेंट कर रहे थे, इलेक्शन कर रहे थे, ट्रंप को बुला करके या नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। उसको बुला, उसके चुनाव में शामिल होने की क्या जरूरत थी? अभी तभी तो शर्मिंदा होना पड़ा था वो उसके सामने। वो मैडम जो थी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के सामने खड़े थे, उसी के खिलाफ तो प्रचार कर रहे थे। तो ये सब ड्रामे चल रहे थे। तो ये है दुर्बुद्धि, ये जो मैं अभी साइंटिफिक टेम्परामेंट वो यही है। ये कमी होती है तो दिक्कत आती है। पर ये है कि कई लोग चेता रहे हैं, आर्टिकल दे रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में आ रहा था, द हिंदू में 1 से 1 आर्टिकल थे, कोई सुने तब ना, कोई सुन ही नहीं रहा था, सबको समझ में आ रही थी। अब सबसे बड़ी बात तो उनको मालूम ही नहीं था कि इतनी लाशें बिछ जाएंगी और इतने अंतिम संस्कार ये होंगे और फलाना होगा, इतना विचार जा ही नहीं सकता। वायरस नहीं जानते, इसलिए इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पढ़ो भाई। वायरस कैसे काम करता है, वायरस कैसे गुणन करता है। एपिडेमियोलॉजी, अभी तक सरकार ने एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं रखा हुआ है, हार्ट स्पेशलिस्ट से काम चला रहे हैं। वो कार्टून टाइप के लोगों को बिठा रहे हैं। वो पीडियाट्रिशियन है एक, वो कौन है, वो बच्चों का डॉक्टर है, वो कोरोना के बारे में जानकारी दे रहा है सरकार को। सरकार के ब्रेन ही गलत है। सरकार जिन लोगों से सलाह ले रही है ना, वो घटिया लोग हैं। सब एक नंबर के कार्टून है, उनको कुछ नहीं आता उन्हें। वो महामारी को जानते ही नहीं है, महामारी को कैसे टैकल करते हैं। एपिडेमियोलॉजी में अलग से कोर्स होता है, MBBS तो सभी करते हैं, लेकिन
जो पीजी होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, एपिडेमियोलॉजी में अलग से होता है, उसको सिखाया जाता है, उसको मरीजों का व्यवहार, ये सब चीजें जो है ना, ये क्वारंटीन करना और आइसोलेट करना और आइसोलेशन और ये सब चीजें उसमें आते हैं। वैक्सीनेशन भी उसी का पार्ट है। इसलिए ये प्रश्न फिर से यूपीएससी ने पूछे, उसका कारण कुछ समझ में आ रहा है? फिर से बेसिक चीजें ये याद करो। और अब तो ये आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि आने वाले समय में तो और ज्यादा वायरस आएंगे। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग आएगी, ग्लोबल वार्मिंग और होगी, आपकी आई शीट उखड़ेगी, अंदर से और पुराने जीवाश्म और वो निकलेंगे, उसमें अननोन वायरस जो हमने कभी नहीं सोचे, वो वायरस उड़ उड़ के आएंगे अब। क्योंकि आई शीट आर्कटिक पिघल रहा है पूरा। आर्कटिक पे रशिया तो जश्न मना रहा है कि मैं रोड बना दूंगा, मेरे लिए तो शॉर्ट रास्ता हो गया उधर अटलांटिक में जाने का, क्योंकि पूरा घूम के जाना पड़ता था। रशिया वाला तो बहुत परेशान था। चीन वाले ने पहले से ही टाई अप कर लिया उसके साथ कि हमारा ये उसका BRO का प्लान होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा होगा। और ये जो क्वाड बनाया है, इसने क्वाड और ये सब किस लिए बनाया? ये इसीलिए तो है, इसलिए है क्योंकि वो उधर से आना न पाए। आ गया समझ में? तो ये सब चीजें जो नई जो रणनीति है, वो सारी आर्कटिक सी को देखते हुए। अब आर्कटिक ओशन जो अगर आइस शीट पूरी तरह से पिघल गई तो न जाने कितने जो डेड बॉडीज हैं पुराने, किसी जमाने के हजारों करोड़ साल से पहले से, लाखों साल पहले से जो दबे पड़े हैं, वो सब जब उभरेंगे तो उनके अंदर हो सकता है पता नहीं कितने अननोन वायरस हो, तो ज़ोनोटिक डिजीज बढ़ेंगी, तरह तरह की डिजीज आएंगी। तो आपको फिर से निपटना पड़ सकता है। बिल्कुल ही नया अगर एल्गोरिदम होगा उसका, तो उसको तो फिर से आपको झेलना पड़ेगा ना। नए DNA से ये वैक्सीन थोड़ी काम करेगी आपकी वाली। ये अभी वेरिएंट आ रहे थे नए नए, उसमें कितना तमाशा हो रहा था। क्या कर रहा था? वो जीन्स का पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो रहा था, तभी तो आपका अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सब चल पड़े थे ना। ये डेल्टा वेरिएंट ये कर, आपका वेरिएंट जब इतनी तबाही मचा सकता है, तो पूरा एक नया अगर कोई जीनोम उठ के आ गया तो पता नहीं क्या करेगा। और वो बहुत छोटा वायरस था, बहुत छोटा, हल्का फुल्का, बहुत छोटा। इससे भी कॉम्प्लेक्स वायरसेस है। इसमें 23,000 जीन्स थे। अब पढ़ लीजिएगा इसका जीनोम, कोरोना का वायरस का जीनोम भी देख लीजिएगा। तो जीनोम क्या होता है?